लाइव है ना? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे सब लोगों को नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? वेरी वेरी बेटा गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून चैट्स क्यों फ्रीज हो गए हैं? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज का जो डेट है बेटा दैट इज व्हाट? दैट इज 8th of July 2026 है ना? सॉरी, हाँ 2026 ही है ना? मैं बोल रही थी सॉरी 2027 दिमाग की वाट लगी पड़ी है। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू ऑल? पहले ये बता दो, आज दूसरा वीक है, चौथा लेक्चर है हमारा। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो सबसे पहले ये बताओ, एंड पिछली क्लास का पूरा रिवीजन करके आए हो तो ये बताओ। लॉन्ग टाइम नो सी, क्योंकि बेटा ओनली वी विल सी 3 days a week बिकॉज 3 days आर जूलॉजी की क्लास, ठीक है ना? प्रणाम मैम, नमस्कार बेटा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक हैं। कुछ बच्चों से आप लोगों से मैं मिली थी रिसेंटली, है ना? एंड अभी से ही मुझे ये समझ में आ रहा है कि फिर से बेटा वो पॉइंट जहां से 0 से चालू किया था वहां पे नहीं आना है, ठीक है ना? और वहां आना ही नहीं है, ओके? एवरी डे करके आए रिवीजन। मैं भी क्विकली रिवीजन कराऊंगी आप लोगों को, है ना? ज्यादा बातें नहीं करते हैं, डायरेक्ट पढ़ाई शुरू करेंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बेटा टाइम टू टाइम, वैसे मैं हमेशा जितने भी बच्चों को जिस भी बैच में पढ़ा रही होती हूँ, हमेशा उनको यही बात बोलती हूँ, आपको भी वही बात बोलूंगी। ये हमारा रिजल्ट सेलिब्रेशन है, ये बेटा जूलॉजी मेडिजी है। अगर आप लेते हैं तो प्लीज बेटा मेडिजी 2.0 लीजिएगा, मेडिजी 1 मत लीजिएगा, 2 ले लीजिएगा, बिकॉज ये अपडेटेड वाली मेडिजी है। ये आपके मॉड्यूल्स हैं। आज मैंने मॉड्यूल से भी कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए रखे हुए हैं, ठीक है ना? लास्ट टाइम मुझे वो मॉड्यूल्स का ना लिंक नहीं मिल पाया था जिससे मेरे को क्वेश्चन देने थे, तो अभी ये हमारे पास बेटा दिस इज द वो क्या बोलते हैं मॉड्यूल्स। आप मॉड्यूल्स ले सकते हैं फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो मैं आप लोग को दूंगी। ये क्या हुआ है? व्हाट इज दिस? ये इतना, तो वहां से कुछ तो एडजस्ट कर रहा था, मेरे को दिख ही रहा था। ये क्या है? नहीं, मेरा मेरा स्क्रीन ब्लैक क्यों है यार? इसको एडजस्ट करो प्लीज बेटा, 1 सेकंड देना है ना? हाँ, ये क्या हुआ है? वहां से कर रहा था क्या? तो कुछ अपने आप हो गया ये तो मैं ऐसे घूमी बेटा। 1 सेकंड रुको। हाँ, ये अपने आप कैसे हो गया? अपने आप तो होता ही नहीं है। दिस इज फाइन, है ना? आई थिंक सो। हाँ, फाइन है ना? हाँ, नाउ बेटा ओके लिसन टू मी, ओके लिसन टू मी बेटा, इट्स फाइन। सुनो मेरी बात ध्यान से, ओके? आई एम टेलिंग यू वन थिंग वेरी वेरी सीरियसली एंड वेरी वेरी सिंसियरली, ओके? जब आपका पेपर हो गया था बेटा, आप लोगों के मन के अंदर बड़े सारे डाउट्स थे ना कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, मुझे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। मुझे लग रहा है अभी भी बहुत ब्राइट लग रहा है वैसे, ठीक है ना? तो मुझे डाउट बोल रही हूँ, मुझे बेटा ड्रॉप लेना चाहिए, मुझे नहीं ड्रॉप लेना चाहिए। मैं आपको एक बात सीरियसली बता रही हूँ, तो थोड़ा सा सुन लो, फिर हम शुरू करेंगे आज का लेक्चर। थोड़ा सा और ब्राइट है, थोड़ा सा कम कर सकते हैं, है ना? सो कितने सारे डाउट्स चल रहे थे ना जब पेपर हुआ था, पता नहीं आप लोग को करना है नहीं करना है। फिर आप लोगों ने कोई तो डिसीजन बनाया अपने लिए, एंड फाइनली यू हैव टेकन दिस बैच एंड आप बैच के अंदर आ गए हैं, ठीक है ना? नाउ बेटा, अगर आप 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर या 3 हफ्ते के अंदर बेटा सिमिलर पैटर्न में चीजों को रिपीट करेंगे, जो आपने लास्ट ईयर सिमिलर पैटर्न फॉलो किया था, तो आपको सिमिलर ही चीजें दिखेंगी अपने बेटा पूरे साल भर में होते हुए। सिमिलर रिजल्ट्स आपको दिखेंगे पूरे साल भर में होते हुए। क्योंकि अगर आपने बेटा अपनी आदतों में बदलाव नहीं किया, अगर आपने अपने मेहनत में बदलाव नहीं किया, अगर आपने अपने डिसिप्लिन में बदलाव नहीं किया, अगर आपने अपने रूटीन में बदलाव नहीं किया, तो बेटा रिजल्ट्स भी नहीं बदलेंगे, रिजल्ट्स विल बी सेम, ओके? वॉइस इज लो, वॉइस तो बेटा इट इज फाइन। आवाज एक बार चेक कर लो, फिर भी अभी मैं धीरे भी बोल रही हूँ ना, ओके? प्लीज बेटा, इफ यू हैव मेड योर डिसीजन कि आप लोग इस बैच के अंदर आए हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल वेरी वेरी बेटा हम्बली एंड वेरी वेरी मतलब ऑनेस्टली, आई एम मतलब टेलिंग यू, डू और डाई नहीं बोलना चाहिए। ऐसा समझो कि दिस ड्रॉप शुड बी योर लास्ट ड्रॉप। मेक इट अ पॉइंट कि ये ड्रॉप आपका लास्ट ड्रॉप हो, प्लीज गाइज। अगर आप अपने दिमाग के अंदर बेटा एक ऑप्शन सोच के बैठ जाएंगे ना, तो आप अपना 100% नहीं देंगे।
मेक इट मतलब अवे कि आपको ना इसी साल करना है, मतलब इस साल मतलब अगले साल ही करना है, और फिर नहीं करना है नहीं तो, ठीक है ना, गॉट माई पॉइंट। सो वापस से उस जीरो लेवल पे नहीं आना है कि मेरे को हर दिन यार भैया कोई नहीं, अब वहीं पर रख दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं ना सुन के मेरे को बुरा भी लगता है कि कई बार कि मैम टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, मैम हमारा टाइम तो ठीक है। हम बेटा ऑब्वियस सी बात है कि मैं आप लोगों के सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके आऊंगी, आपको देने की भी कोशिश करूंगी, आपको मोटिवेट करने की भी कोशिश करूंगी, बट यू टेल मी वन थिंग, अगर विद इन अ मंथ बेटा आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, 1 महीने के अंदर, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है, 2 हफ्ते के अंदर, दूसरा हफ्ता है, 1 हफ्ते के अंदर अगर आपको सिमिलर चीजें बेटा फेस करनी पड़े, है ना, अगर आपको वही चीजें फेस करनी पड़े, आप फिर से बेटा यही सोच रहे कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा हूं, मैं क्लास नहीं कर पा रहा हूं, मेरे से हो नहीं पा रहा है, मेरे को कैसे बेटा, कितने आप कम सीरियस हैं, कितने आप कम सीरियस हैं, यानी आपको अपने बेटा पिछले साल के रिजल्ट से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना, उस वक्त के लिए बुरा लगा, उस वक्त के बाद आप भूल गए और आप फिर से बेटा वही वही चीजें कर रहे हैं। सो डू नॉट डू दैट बेटा, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, ठीक है। बहुत अच्छी बात है आपने बेटा अपने लिए बना लिया कि मेरे को ये करना है, लेकिन इसके बाद और मत सोचना ये कि मैं अगले साल फिर से ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, क्योंकि अगर तुम सीरियस ही नहीं हो तो फिर से तुम वही चीजें करोगे। 1 हफ्ते के अंदर ऐसे सेट ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। आपको ये तो नहीं लग रहा है कि मैं आपको डांट रही हूँ बेटा, है ना डांट रही हूँ, डांट ही रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका अच्छा चाहती हूँ। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास बेटा, इंस्टाग्राम पे खासकर बहुत मैसेजेस आते हैं, आई कैन सी कि आपके अंदर पेन है आप, लेकिन बेटा वो उसको लेके बैठे रहोगे क्या, काम करो ना यार, मेहनत करो। फ्री में किसको मिलता है बेटा कुछ भी, हम लोगों को नहीं मिलता है, ठीक है ना। हम जैसे लोगों को तो मेहनत करके भी बेटा बहुत मुश्किल है कि कोई चीज हासिल हो जाए, मिडिल क्लास लोगों को, ठीक है ना, कि खूब मेहनत की, खूब मेहनत की, इतनी मेहनत के बाद भी आप वो अचीव कर जाओ ना, ये इसमें भी बेटा प्रोबेबिलिटी होती है, तो फ्री में कैसे मिल सकता है यार, है ना। सिर्फ दुखी होने से, ये होने से क्या हो जाएगा क्या, ठीक है ना। चलिए एक बार बेटा, सो दिस इज नॉट डांटना, दिस इज अ मेरा एज अ मैमड़ी, एज अ मैम, एज अ टीचर, एज अ मैम और टीचर, एज अ सेम, एज अ दीदी, एज अ वट एवर यू थिंक बेटा, इट इज माई पर्सनल मतलब यू नो फीलिंग्स फॉर यू गाइज। मैं नहीं चाहती आप उस पेन से वापस से गुजरो, गिव इट योर 100% यार, दैट्स ऑल आई वॉन्ट। मैंने बोला भी था गिव इट योर 100%, दैट्स इट। वो बेसिक चीजें रेगुलर करो बस, दैट्स ऑल। उसके अलावा सोचो मत कि क्या होने वाला है क्या नहीं, कुछ भी फालतू चीजें करने की जरूरत नहीं है। बेसिक चीजें, लेक्चर करना, डीपीपी सॉल्व करना, टेस्ट देना, लास्ट में बेटा टेस्ट देना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, दैट्स इट। इधर उधर बकवासबाजी कुछ नहीं, नथिंग एल्स। आई वॉन्ट गुड फॉर यू बेटा, आई विल नॉट वॉन्ट कि आप आगे जाके ना उसी पेन के थ्रू गुजरे यार, ठीक है ना। दैट्स ऑल। होगा अच्छी बात है, फिर देखी जाएगी बाद में। अपने अंदर से बेटा ये वाली चीज नहीं आनी चाहिए कि तुमने फिर से वही हरकत की और फिर 100% नहीं दिया। नाउ यू टेल मी बेटा हाउ इज द जोश इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि अब हम करने वाले हैं बेटा बिल्कुल क्विक रिवीजन ऑफ द लास्ट क्लास। यस एवरीबॉडी। मम्मी एक अच्छा कह रहे, मम्मी चलो यार, जो समझना है समझो यार, मम्मी समझना है। हाँ गाइस चलो देखो, हंसी आ रही है मेरे को एक्चुअली। चलो यार मैं वैसे तुम्हें बेटा बेटा बोलती हूँ, बट मेरे को खुद तुमसे बेटा बेटा से ज्यादा दोस्त वाली यू नो और भाई वाली या बहन वाली फीलिंग आती है, ठीक है। बट एनीवे व्हाटएवर बेटा, व्हाटएवर सूट्स यू, आई डोंट केयर। ओके, हैशटैग समाप्ति एक्सप्रेस करते हैं बेटा एंड क्विकली रिवाइज करते हैं हम लास्ट क्लास का जो हमने पढ़ा था। हमने बेटा लास्ट क्लास में आई थिंक एपिथीलियम में कहां से पढ़ना स्टार्ट किया था, क्यूबॉइडल एपिथीलियम, मुझे याद नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली, हमने कॉलमनार एपिथीलियम से पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो एक बार कॉलमनार एपिथीलियम से रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। कॉलमनार एपिथीलियम में बेटा इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, टॉल सेल्स होते हैं, लंबे सेल्स होते हैं, पतले सेल्स होते हैं, उसकी जो न्यूक्लियस होती है वो ओवल होती है और उसकी जो न्यूक्लियस की पोजीशन होती है वो बेस पर होती है। कॉलमनार भी बेटा सिंपल वाले हो सकते हैं, ब्रश बॉर्डर वाले हो सकते हैं, सिलिएटेड वाले हो सकते हैं। अगर बेटा सिंपल कॉलमनार सेल्स है या ब्रश बॉर्डर कॉलमनार सेल्स है तो उनका काम होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का। ऑब्वियसली जिसके पास माइक्रोविलाई है वो ज्यादा बेटर बेटा एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन कर पाएगी। और सिलिएटेड कॉलमनार का काम होता है बेटा मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस इन अ
पर्टिकुलर डायरेक्शन। सिलिएटेड कॉलमनार के एग्जांपल थे आपके बेटा फैलोपियन ट्यूब और आपके बेटा लार्ज ब्रोंकियोल्स। ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार का एग्जांपल था आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक एग्जांपल था सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम का। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ बेटा कॉलमनार सेल्स या क्यूबॉइडल सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं और वो सिक्रीशंस करने लगते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशंस। दे आर कॉल्ड एज बेटा ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, जो ग्लैंड्स बनाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स यू हैव यूनिसेलुलर ग्लैंड, यू हैव मल्टीसेलुलर ग्लैंड। जहां आप देखोगे एक सिंगल सेल बेटा स्पेशलाइज्ड है फॉर सिक्रीशन, दैट इज यूनिसेलुलर ग्लैंड। गॉबलेट सेल आर वेरी गुड एग्जांपल, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं। जहां बहुत सारी सेल्स मिलकर किसी सिक्रीशन का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बेटा मल्टीसेलुलर ग्लैंड। आपके मैक्सिमम ग्लैंड मल्टी सेलुलर ही होते हैं जहां खूब सारे सेल्स मिलके बेटा सिक्रीशन बनाते हैं। आप किसी का भी नाम लो, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गॉबलेट सेल जरूर याद रखना यूनिसेलुलर का एग्जांपल, क्योंकि एक ही दिया होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन, अपना सिक्रीशन कैसे पोर करता है बेटा, वो एज पर एनसीईआरटी यू विल से एंडोक्राइन ग्लैंड होगा या एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा। जो डक्टलेस ग्लैंड होता है बेटा, बिना किसी डक्ट के अपना सिक्रीशन बाहर कर रहा है, वो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। जो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन बाहर करते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। आपका म्यूकस, आपका सलाइवा, स्वेट, सीबम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मिल्क, ये सारे एक्सोक्राइन सिक्रीशंस हैं। और जो आपके बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो यूजुअली आप हार्मोन सिक्रीट करते हैं, डक्टलेस, डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है ना। देन वी टॉक्ड अबाउट बेटा आई थिंक कंपाउंड एपिथेलियम, जिनका मेन काम होता है टू गिव यू प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, लेस रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम होती है, इसीलिए तो आपको प्रोटेक्ट कर पाती है। मैंने आपको बेटा कंपाउंड एपिथेलियम को दो पार्ट्स में पढ़ाया था। एक मैंने कहा था एक ऐसी कंपाउंड एपिथेलियम है जिसे मैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम बोल रही हूँ। ट्रांजिशनल एपिथेलियम वो होती है बेटा जिसमें स्ट्रेचेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, जो स्ट्रेच कर सकती है, क्योंकि उसमें बेसमेंट पतला होता है। कई किताबों में लिखा होता है बेसमेंट एब्सेंट होता है, एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ। लेकिन बेटा दूसरी एक एपिथेलियम होती है जिसे मैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोल रही हूं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम वो होती है जिसको मैंने कहा था दो पार्ट्स में मैं डिवाइड कर सकती हूँ। स्ट्रेटा का मतलब भी मल्टी लेयर्ड होता है। एक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को मैं केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोल रही हूँ, एक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को मैं नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोल रही हूँ। जिसको मैं केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोल रही हूँ वो केराटिनाइज्ड इसीलिए है क्योंकि बेटा उस मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम में सबसे ऊपर वाली लेयर में आपके पास केराटिन प्रोटीन की डिपॉजिशन होती है, और केराटिन प्रोटीन डिपॉजिट हो जाएगा तो दैट लेयर विल बिकम ड्राई एंड इम्परमिएबल फॉर वाटर, लाइक यू आर लाइक योर स्किन। बट नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में मल्टीलेयर्ड एपिथेलियम है बट ऊपर कैरेटिन प्रोटीन नहीं है, इसलिए वो नॉन कैरेटिनाइज्ड है। इसीलिए उसका सरफेस जो होता है बेटा दैट इज मॉइस्ट। अगर आप अपनी यहाँ की स्किन को देखो और अंदर बकल कैविटी की स्किन को देखो, दोनों में अंतर है। तो बकल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया, ईसोफेगस हो गया, वजाइना हो गया, और डक्ट ऑफ ग्लैंड्स लाइक सलाइवरी डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट, इसमें भी होती है आपके पास नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है ना। हाँ, एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं, मिक्स ग्लैंड्स भी होते हैं। मिक्स ग्लैंड्स का मतलब होता है जहां पे बेटा एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन पार्ट भी है, जैसे पैंक्रियाज आर वेरी गुड एग्जांपल, टेस्टिस एंड ओवरीज आर वेरी गुड एग्जांपल। फिर मैंने सेल जंक्शन शुरू किए थे, बट सेल जंक्शंस की मैंने सिर्फ डेफिनेशंस लिखवाई थी बेटा। मैंने सेल जंक्शंस को बोला था कि मैं डायग्राम्स के थ्रू आज समझाऊंगी, तो मैं अभी समझाऊंगी आप लोगों को। मैंने आपको सेल जंक्शंस बताए थे कि सेल्स के बीच में बेटा आपके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शंस होते हैं, कुछ टाइट जंक्शंस होते हैं, गैप जंक्शंस होते हैं, एडहेरिंग जंक्शंस होते हैं। अब मैं आज आपको वहां से समझा रही हूँ बेटा। आई विल स्विच ऑफ द चैट्स, क्योंकि ना आधे बच्चे, मुझे ना गुस्सा करने का मन नहीं करता है क्योंकि आई एम नॉट दैट पर्सन, और मैं बहुत खुशी से पढ़ाने के लिए आती हूँ। आई रियली वांट टू रेडिएट दैट पॉजिटिविटी टू यू ऑल, क्योंकि मुझे मालूम है 90% जनता पढ़ने के लिए आती है। बट व्हेन आई सी सम कमेंट्स ना बेटा, आई डोंट वांट टू एंटरटेन दोस कमेंट्स, क्योंकि उनको वैल्यू ही नहीं करना होता। तो आई फील कि कभी कभार मुझे लगता है कि कैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं, पता नहीं यार, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें ज्ञान अगर बेटा इतना तुम्हारे पास था ना तो तुम यहाँ पे बैठे नहीं होते बेटा, ठीक है। आप ये करो, आप वो करो, आप ऐसा करो, वैसा करो, व्हाट नॉनसेंस है। पढ़ने आए हो, पढ़ो ना यार। और मैं नहीं करना चाहती गुस्सा, ओके। आई विल स्माइल बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं बहुत अच्छे से तुम्हें पढ़ाऊं यार। मेरा ना, मैं अपना मूड बहुत अच्छे से करके आती हूँ, मुझे आई रियली वॉन्ट यार। मैं थोड़ी, तुम ऑलरेडी परेशान हो यार, तुम्हें मैं गुस्सा करके क्या करूंगी ये बताओ, है ना। उन बच्चों का क्या दोष जो बेचारे यार कुछ कर ही नहीं रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नाराज हूं मैं, ठीक है। सो आई एम स्माइलिंग, ओके। मैं चैट्स ऑफ कर रही हूँ, आई डोंट केयर अबाउट द चैट्स यार। चैट्स के लिए थोड़ी आई हूँ मैं, पढ़ाने के लिए आई हूँ तुम लोगों को, और वही पढ़ेंगे हम आराम से। तो मैंने बेटा सिर्फ डेफिनेशन आई थिंक तुम लोगों को लिखवाई थी, और आज मैं वहां से कंटिन्यू करूंगी। मैं एक बार ही देख लेती हूँ कि मैंने तुम्हें ना बेटा कितना कितना करवाया है।
आई विल जस्ट सी इट वंस, है ना, एक बार मुझे देख लेने दो। मुझे लगता नहीं है कि मैंने डायग्राम बनवाया है, मुझे लगता है मैंने सिर्फ डेफिनेशन करवाई है। यकीन नीट 2.0 2027, ठीक है। हाँ, नोट्स देख लेती हूँ, है ना। हाँ, मैंने तुम्हें ना सिर्फ डेफिनेशन लिखवाई है। अब उसके नीचे ना हम डायग्राम बनाएंगे। ओके, तो मैं क्या कर रही हूँ ना बेटा, आप बनाना मेरे साथ में। डेफिनेशन तो आपने ऑलरेडी लिखी हुई है, मैं वही चीज क्या कर रही हूँ, ऐसे टेबल बना दे रही हूँ जो आपने बेटा ऐसे 3 कॉलम्स 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। टाइट जंक्शंस, ओके। कोई अपने लिए बेटा अपनी जिंदगी के लिए इतना लेस सीरियस कैसे हो सकता है यार। मैं कभी कभी यही सोचती हूँ यार, कैसे आपको अपनी लाइफ में क्या कुछ हासिल नहीं करना है? हाँ, कोई नहीं आने वाला बेटा, कोई नहीं आने वाला, सच बता रही हूँ यार। बी सीरियस यार, ऐसे लोगों को देखती हूँ ना। लेकिन ठीक है यार, इसीलिए तो बेटा हर कोई एक जैसा करता नहीं है ना लाइफ में, क्योंकि सब अलग अलग है। कोई नहीं यार, चलो टेक अ डीप ब्रेथ। टाइट जंक्शंस, टाइट जंक्शंस बेटा देखो, आप लोगों ने वैसे पीवाईक्यूज किए भी होंगे, मैं आपको पीवाईक्यूज कराऊंगी भी। जब आप पीवाईक्यूज देखेंगे ना, जब भी इन जंक्शन से क्वेश्चंस आए हैं, आपको मालूम है जो क्वेश्चन सबसे कॉमनली पूछा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आता है। एनसीईआरटी में बेटा 2-3 लाइनें दी हुई है, इनकी डेफिनेशंस दी हुई है। ओके, सो क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, विच जंक्शंस आर नोन एज कम्युनिकेटिंग जंक्शंस, जो कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगे। विच जंक्शंस हेल्प इन प्रिवेंटिंग लीकेज अक्रॉस द टिश्यू, विच जंक्शंस हेल्प इन सीमेंटिंग बिटवीन सेल्स। दैट्स इट। ऐसे यही क्वेश्चन आए हैं, पिछले 10 साल के क्वेश्चंस उठा के देख लेना, यही क्वेश्चन आया और कोई क्वेश्चन नहीं आया जंक्शन से। ओके, एंड देन यू हैव बेटा अडहेरिंग जंक्शंस, है ना। और बहुत आसान है, इसीलिए तो बेटा मैंने आपको लास्ट टाइम ऑलरेडी डेफिनेशंस लिखवा दी थी, ताकि अभी हमें ज्यादा टाइम लगाना ना पड़े। एनसीईआरटी पहले एक बार तुम्हें दिखा, अरे यार एनसीईआरटी की रीडिंग तो चली गई मेरे पास, बट तुम्हारे पास होगी एनसीईआरटी की रीडिंग, या तो मैं आपको अभी एनसीईआरटी फोन से रीड करके बता दूंगी। जब आप टाइट जंक्शंस की बात करते हैं ना बेटा, ये किसी भी तरीके की लीकेज को प्रिवेंट करता है अक्रॉस दी टिश्यू। लीकेज नहीं होने देता मैम, और डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है कि लीकेज को प्रिवेंट करता है। एक बनाओ, अब तुम्हें डायग्राम बनाना है बेटा। ये एक सेल बना रही हूं, मैंने पूरी एपिथेलियम नहीं बना रही हूं, मैं पूरा टिश्यू नहीं बना रही हूं, 2 सेल्स बना के बता रही हूं। ठीक है, बनाओ। और नीचे बना देते हैं बेसमेंट। दिस इज द बेसमेंट। ये दोनों के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है। टाइट जंक्शन जब भी तुम देखते हो ना बेटा, टाइट जंक्शन हम यूजुअली आपके सेल्स के बीच में ऐसे एपिकल पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब टॉप पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं यूजुअली। यू विल सी, ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने यहाँ पे ना एक सील लगा दी है, एकदम दोनों सेल्स के बीच में। आपको दिख रहा है यहाँ एक सील लग चुकी है, जिसे मैं कह रही हूँ टाइट जंक्शन। ये किसी भी चीज को अपने अक्रॉस बिटवीन द इंटरसेलुलर स्पेस पास नहीं होने देगा टुवर्ड्स द बेसमेंट। ये नीचे बेसमेंट बनाई हुई है ना, इसके अक्रॉस ये किसी चीज को बेटा जाने नहीं देगा। मैंने क्रॉस कर दिया, दैट इज द मीनिंग। ये सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 2 है, ऐसे सेल नंबर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा बेटा, जो टिश्यू बना रहे हैं हम, है ना। तो ये क्या करता है, किसी भी तरीके की बेटा लीकेज को नहीं होने देता। अगर कोई भी सब्सटेंस यहाँ पे है, उस सब्सटेंस को बेटा ये अपने अक्रॉस टुवर्ड्स द बेसमेंट लीक नहीं होने देगा, होना भी नहीं चाहिए बेटा। इसके अक्रॉस वो चीज जानी भी नहीं चाहिए। तो इसको रोकने के लिए हमारे पास बेटा क्या होते हैं, टाइट जंक्शन होते हैं। इट इज गोइंग टू स्टॉप सब्सटेंस, ठीक है ना। इट प्रिवेंट्स बेटा लीकेज अक्रॉस दिस टिश्यू, एज सिंपल एज दैट। आपको इसमें और कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये क्रॉस बनाया है, इसका मतलब क्या है, वही जो आपने लिखा हुआ है ऑलरेडी, प्रिवेंट्स लीकेज। बहुत सारे बच्चे उस दिन मेरे से एग्जाम्पल पूछ रहे थे, बेटा इसके एग्जाम्पल अगर मैं तेरे को लिखवाना चाहूँ, मैं तो लिखवा दूंगी। ब्लड टेस्टिस बैरियर होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, बहुत सारे एपिथेलियम में तुम्हें ये वाली जंक्शन दिखती है, बट तुम्हें ये लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, जेन्युइनली नहीं है। जहां आगे ह्यूमन फिजियो के चैप्टर्स में या कहीं पे भी इसके स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स आएंगे, जैसे अभी मसल्स पढ़ाऊंगी मैं आपको, मसल्स में स्पेसिफिकली मेरे को एग्जाम्पल्स बताने हैं तुम्हें,
तो वहां वहां हम उसके एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे। मैंने क्या हमेशा आपको बोला है, जबरदस्ती ऐसा डेटा अपने दिमाग में फीड नहीं करो बेटा। अगर आप सिंसियर हो आप समझ जाओगे मेरी बात को, ज्यादा मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कचरे से भरना नहीं है, यूजफुल इंफॉर्मेशन भरनी है जो आपके लिए रेलेवेंट है। ओके, एग्जाम्पल्स लिखवाना चाहूँ मैं तो क्यों नहीं लिखवा सकती बेटा, है ना। लेकिन आगे जितने भी जगह पे ये यूज होगा मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगी। और आप देखो ये सारे जंक्शंस ना बेटा आपके एपिथेलियम में तो होते ही हैं, और इसी दैट इज द रीजन कि हम इसे एपिथेलियम के बाद पढ़ते हैं, बिकॉज योर एपिथेलियम हैज ऑल दीज जंक्शंस। एपिथेलियम के पास ये जंक्शंस होते ही होते हैं। सो प्रिवेंट लीकेज अक्रॉस द टिश्यू, दैट इज योर टाइट जंक्शन। तभी टाइट है, लीकेज नहीं होने दे रहा आप पे अक्रॉस। और यहां पे ना बेटा इसके लेबलिंग जरूर करो, इसको मैंने टाइट जंक्शन बनाए हुए हैं, दीज आर योर टाइट जंक्शंस। गैप जंक्शन की ना तुमने काफी सारी डेफिनेशन लिखी हुई थी, गैप जंक्शन में तुमने डेफिनेशन लिखी हुई थी कि गैप जंक्शंस होते हैं, कम्युनिकेटिंग जंक्शंस कहलाते हैं मैम। कम्युनिकेटिंग जंक्शंस क्यों कहलाते हैं, क्योंकि बेटा जो कम्युनिकेशन में हेल्प करे वो कम्युनिकेटिंग जंक्शन, जो कम्युनिकेशन में हेल्प करे वो कम्युनिकेटिंग जंक्शन, हाँ या ना। कौन सी कम्युनिकेशन मैम, और कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है मैम, अभी बात करते हैं। और बेटा इनके बारे में तो मैं अभी तुम्हें जब मस्कुलर टिश्यू पढ़ाऊंगी ना तो मैं वहां पे इनके बारे में बताऊंगी भी तुम्हें। एक सेकेंड, हाँ ठीक है ना। ऑल राइट, ओके, नाउ यू सी कम्युनिकेटिंग जंक्शन, ये है कम्युनिकेटिंग जंक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गाइज। अगर इससे आप कहोगे मतलब गैप जंक्शंस कहो, गैप जंक्शंस को हम कम्युनिकेटिंग जंक्शंस भी कहते हैं। और आपने डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है बेटा, और ध्यान देना डेफिनेशन पे, क्योंकि डेफिनेशन से ही क्वेश्चंस आए हैं पीवाईक्यूज में। डेफिनेशन कहती है इट हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग बिटवीन द सेल्स by allowing the transfer of ions, small molecules, sometimes even big molecules। ये आपके ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना जब हम स्टेटमेंट्स पे ध्यान नहीं देते ना तो आप ऐसे वर्ड्स को मिस आउट करोगे। मैं हमेशा आपको क्लासेस में बताती हूँ कि बेटा यहाँ तू गलती करेगा, इस डेटा को ध्यान देना, इसको तुम याद नहीं रखते हो। तो जैसे कि ये जो मैं बिग मॉलिक्यूल्स बता रही हूँ ना, पेपर में ना एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन होती है, याद नहीं आता कि यार अच्छा कम्युनिकेशन में बिग मॉलिक्यूल्स भी ट्रांसफर होते हैं क्या, ये कंफ्यूजन आती है दिमाग के अंदर, होती है, ठीक है ना। तो यस, समटाइम्स आयन, समटाइम्स स्मॉल मॉलिक्यूल, समटाइम्स इवन बिग मॉलिक्यूल्स, उसका ट्रांसफर करके बेटा ये कम्युनिकेशन करते हैं। हमारे लिए तो कम्युनिकेशन बड़ा इजी है ना यार, हम बात करके कम्युनिकेट कर लेते हैं, हम चैट्स करके कम्युनिकेट कर लेते हैं अगर हमें आपस में बातचीत करनी हो, है ना। लेकिन सेल्स आपस में कैसे बातचीत करेंगे, सेल्स आपस में बातचीत करते हैं अगर उनके साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड होते हैं। इनके दोनों के साइटोप्लाज्म बेटा आपस में कनेक्टेड है इस चैनल की मदद से, जिसे मैं गैप जंक्शन कह रही हूँ। तो यहां से चीजें यहां ट्रांसफर हो सकती है, या फिर बेटा वहां से भी चीजें यहां ट्रांसफर हो सकती है। आगे मैं कई सारे टॉपिक्स में गैप जंक्शंस का यूज करूंगी, और पता है इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है बेटा, आप आगे देखोगे भी कुछ टॉपिक्स के अंदर। अगर मुझे किसी इंफॉर्मेशन को ना दोनों सेल को या पूरे बेटा टिश्यू को एक साथ पहुंचानी है, तो अगर उनमें गैप जंक्शंस होते हैं ना तो हमारा बड़ा काम आता है वो, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मैं एक सेल को देती हूँ ना बेटा वो दूसरे सेल तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है, क्योंकि दोनों के साइटोप्लाज्म कनेक्टेड है। एक गेम होता है डोमिनोज का, पता नहीं अगर आपको डोमिनोज वर्ड नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ, आपने देखा जरूर होगा। वो ऐसे लगाते हैं बेटा कुछ कुछ चीजें ना, जैसे मान लो माचिस का बॉक्स मैं बोल रही हूँ, लगातार बॉक्स 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 करके बहुत लंबा से लगाया हुआ है, एक को गिराते हैं ना, एक को ऐसे टक करके गिराते हैं तो उससे जितनी भी चीजें कनेक्टेड है वो गिरती जाती हैं लगातार, क्योंकि वो आपस में इस तरीके से बेटा कनेक्टेड होती हैं। क्लास के बाद देखना जो मैं डोमिनोज बोल रही हूँ, ऐसा आप गैप जंक्शंस में देखते हो। जो इन्फॉर्मेशन बेटा मैं ना सेल नंबर 1 को दूंगी ना वो सेल नंबर 2 तक जाएगा, और आगे अगर सारे गैप जंक्शन से कनेक्टेड है ना तो सबके पास वो इन्फॉर्मेशन जाएगी। ये आपकी बॉडी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेटा। आप देखोगे आगे मसल्स में भी पढ़ाऊंगी, वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज समटाइम्स हमें चाहिए होता है कि पूरी टिश्यू को एक साथ इंफॉर्मेशन मिले, दैट्स इट, दैट्स ऑल। सो गैप जंक्शंस क्या करती है, कम्युनिकेटिंग जंक्शंस कहलाती है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन ऑब्वियसली, और कैसे कम्युनिकेट कर रही है, बाय ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स, दोनों के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करती है, दैट्स ऑल बेटा, खत्म। डेफिनेशन तो हम लिख ही चुके थे, तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ ऐसे बेटा, ओके। And this is beta, for example, cell number 1 and this is cell number 2 and they help in beta communication. Very easy. Definitions you have already written, just the diagram part I am telling you. Now talking about beta adhering junctions. हम starting से lecture के starting से हम आपको क्या बोलते हैं बेटा, adhere to the syllabus, adhere to the notes, adhere to the relevant topic, ठीक है ना। adhere का मतलब होता है stick, stick to the syllabus, stick to the content, stick to the classes, यही होता है ना।
यहाँ पे भी वही है। एडहेरिंग जंक्शन में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सीमेंटिंग में कौन हेल्प करता है, सीमेंटिंग बिटवीन सेल्स, सीमेंटिंग बिटवीन सेल्स में कौन हेल्प करता है। सीमेंट का क्या काम होता है बेटा, तुम्हारे यहाँ पे भी सीमेंट का क्या काम है, सीमेंट क्या कर रही है बेटा, तुम्हारी ईंटों को जोड़ा हुआ है सीमेंट ने, बोलो हाँ या ना, ईंटों के बीच बीच में सीमेंट ही तो लगाया हुआ है, अडहेरिंग का काम करता है, सीमेंटिंग का काम करता है। अडहेरिंग जंक्शंस हेल्प्स इन सीमेंटिंग बिटवीन सेल। ऐसा तो नहीं होगा बेटा, मान लो एपिथेलियम में एडहेरिंग जंक्शंस है, ऐसा तो कभी नहीं होगा, मान लो किसी एपिथेलियल ने स्ट्रेच किया तो उसके सेल्स बेटा बिल्कुल बिखर गए, अलग अलग हो गए, या मैंने किसी एपिथेलियम को ऐसे शिफ्ट किया तो सेल निकल के भाग गया, है ना, नहीं होता है ऐसा, क्योंकि वो आपस में सीमेंटेड होते हैं। एडहेरिंग जंक्शंस उनको जोड़ के रखने का काम करती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक सेल को हटाया सेल्स हट जा रही है, नहीं, दे आर वेरी वेल बेटा adhered with the help of these cementing junctions, जो उनको जोड़ के रखने का काम करती है, इधर उधर भाग नहीं रही है ये। ऐसे मान लो इन दोनों के बीच में बेटा किसी ने सिलाई मार दी हो, ये देखो ना, ऐसा मानो कि ऐसा लग रहा है मानो कि इसके बीच में किसी ने बेटा सिलाई मार दी है, एडहेरिंग जंक्शंस, एपिथेलियम में एडहेरिंग जंक्शंस होते हैं, ओके। अब बताओ कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है इसमें ना, कभी बेटा ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि आपके इसमें कोई ऐसी चीज बेटा मतलब पूछ ली गई हो जो ओ माय गॉड हो गया हो आपका, है ना, बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी, डायरेक्ट क्वेश्चंस आस्क्ड, ओके। मेरे पास क्योंकि बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग अभी है नहीं, तो मैं एक काम करती हूँ, आपको ना एनसीईआरटी की रीडिंग में ऐसे करा देती हूँ और आपको दिखा देती हूँ एनसीईआरटी में दिया क्या हुआ है। एनसीईआरटी कहती है बेटा जी, 3 type of cell junctions are found in epithelium and other tissues. Okay, these are called as tight, adhering and gap. बस मुश्किल से 4 लाइन दी है। Tight junctions helps to stop substance from leaking across a tissue, लीकेज नहीं होने दे रहा। Adhering junctions perform cementing to keep the neighboring cells together, neighboring cells को एक साथ रखा है ना, चिपका के सीमेंटिंग तरह काम किया है, इधर उधर भाग नहीं रहा है। Gap junctions facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules, sometimes even big molecules. बात खत्म, बस खत्म, that's it. इससे ज्यादा nothing else बेटा। All right, here we are done with beta epithelial tissue. And now we are going to start with beta connective tissue. Everybody be very attentive. यही 2 टॉपिक्स है एनिमल टिश्यू में जो थोड़े बड़े टॉपिक्स हैं, बाकी सारे बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत ही छोटे टॉपिक्स, ठीक है ना। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टिश्यू, जो टॉपिक वाइज ही बड़ा नहीं है, बल्कि इट इज द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला और सबसे ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब चारों ओर मल्टीपल जगहों पे पाया जाने वाला टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू। एक्सट्रीमली इजी टॉपिक, क्लास में अटेंटिव होकर सुनो, 99% समझ में भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा सब बोलो, ओके। कनेक्टिव टिश्यू बेटा कुछ बड़ी बेसिक बातें करेंगे हम, क्योंकि बेसिक से ही आपकी बिल्डिंग बड़ी स्ट्रांग बनेगी, तो बेसिक से ही शुरू करना है अपन को। कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी में दी हुई है बातें, मतलब कहीं से भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बेस्ड में। मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला, मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू। लिखते जाओ बेटा, ये कोई ऐसी बातें नहीं है, बड़ी इजी इजी बातें, तो मेरे साथ साथ में नोट करना, ओके। फिर मैंने दूसरी बात जो बेटा बता रही हूं, इसका ओरिजिन मेसोडर्मल होता है। अब तुम एपिथेलियम से भी एक बार ही कंपेयर कर लो, उसका ओरिजिन क्या होता है, एक्टोडर्मल भी होता है, एंडोडर्मल भी होता है एंड मेसोडर्मल भी होता है, ऑल 3 ओरिजिन। इसका ओरिजिन क्या होता है बेटा, मेसोडर्मल। ऑफ कोर्स अगर आप इसका बेसिक काम देखेंगे, स्टैंडर्ड काम देखेंगे, अब तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगी, डेंस क्या करेगी और आगे वो बाकी सब क्या करेगी, बट अगर मैं इसका ओवरऑल फंक्शन देखूं तो ये आपको सपोर्ट एंड लिंकेज का काम करती है। एक स्टैंडर्ड काम देखो तो सपोर्ट एंड लिंकेज का काम करती है ना, और मैं आगे अभी डिटेल बताऊंगी, बट स्टैंडर्ड काम अगर मैं देखूंगी, जनरलाइज्ड काम अगर मैं देखूंगी तो सपोर्ट एंड लिंकेज का काम करती है। अब जो मैं आपको बेटा चीज बता रही हूं, ये कनेक्टिव टिश्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 2 चीजें, एक मैं आपको बताऊंगी कनेक्टिव टिश्यू के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, और दूसरा मैं आपको बताऊंगी कनेक्टिव टिश्यू का फ्लो चार्ट, क्योंकि फ्लो चार्ट से ही मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, पहले मैं आपको बताती हूं कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं।
ठीक। एपिथेलियम की एक बार डेफिनेशन याद करना बेटा। एपिथेलियम में हमने जब एनसीईआरटी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था एपिथेलियम में सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, और इंटरसेलुलर स्पेस। अगर इंटरसेलुलर स्पेस कम होगा तो मैट्रिक्स भी कम होगी, ऐसा ही हमने पढ़ा था। कनेक्टिव टिश्यू की पता है क्या प्रॉपर्टी होती है? इसमें बहुत सारा मैट्रिक्स होता है। एंड अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको लास्ट में ही क्लास में बताया था, जब भी मैंने वो टॉपिक पढ़ाया था, कि कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स बहुत सारा है, एपिथेलियम में कम होता है। तो ये डिफरेंस के फॉर्म में बेटा पूछा भी जाता है। नाउ अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू का एक छोटा सा बेटा इसके कंपोनेंट्स को देखने के लिए इसका एक फ्लो चार्ट बनाऊं, है ना, कि कनेक्टिव टिश्यू में मेमोरी क्या क्या है आखिर। अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू में देखूं क्या क्या है यार, इसमें एक कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं सपोलो मैट्रिक्स, ओके, और एक कंपोनेंट होता है बेटा जिसे मैं कहती हूं सेल्स। सही। इसका जो मैट्रिक्स है बेटा, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं। इसके पास होता है ग्राउंड सब्सटेंस, राइट इट डाउन। बहुत बड़ा फ्लो चार्ट नहीं है, आधे पेज से कम के स्पेस में हो जाएगा। हम यहाँ पे कुछ ज्यादा लिखने नहीं वाले, आधे पेज से कम, बस एक दो लाइन और लगेंगी यहाँ पे, बस दैट्स ऑल, वो भी नहीं लगेंगी ज्यादा। दूसरा होता है बेटा फाइबर्स, ठीक है, और सेल्स, दैट्स ऑल। और पता है इसे मैं, अगर आप मेरे से पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं कि मैं इसको कैसे समझाती हूँ, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बेटा रेलेवेंट एग्जाम्पल होता है समझाने के लिए, ठीक है। नाउ वी विल कंसिडर कनेक्टिव टिश्यू एज मैगी। अब आपकी तीसरी क्लास है, हो सकता है आपको बेटा मैगी का नाम सुनते ही भूख भी लगने लग जाए। हो सकता है कई लोग बेटा क्लास में बैठ के यहाँ पे मैगी खा भी रहे हो ऑलरेडी स्क्रीन के पीछे से, आई डोंट नो, मे बी सम पीपल आर ऑलरेडी हैविंग मैगी, ओके। अब मैगी के एग्जाम्पल से समझते हैं कनेक्टिव टिश्यू को। तो मैगी बनानी है अपन को, ठीक है। अब मैगी बनाने के लिए बेटा जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही हमें मैगी बनानी पड़ेगी। हालांकि सबको मैगी तो वैसे अलग अलग पसंद होती है, किसी को बिना सब्जी वाली मैगी पसंद है, किसी को पहाड़ों वाली मैगी पसंद है, किसी को सूपी मैगी पसंद है, किसी को बेटा चिपकी हुई टिफिन वाली मैगी पसंद है ना। वो तो चलो सबके अपने अपने शौक होते हैं गाइज, है ना। और आजकल फूड ब्लॉगर्स ने तो बेटा आतंक ही मचा रखा है, चॉकलेट वाली मैगी बन रही है, पता नहीं कुछ भी डाल के मैगी बनाते हैं, ठीक है। मैगी बदनाम कर दिया, मैगी को भी खराब कर देंगे, है ना। कोई अगर बेटा दुनिया में अगर किसी चीज को खराब, वो फूड ब्लॉगर्स होते हैं, मुझे लगता है कि वो किसी भी खाने को खराब बना सकते हैं इन द चक्कर ऑफ वीडियो। चलो अब मैगी अगर बनानी है, मैगी बनाने के लिए मान ले कि मैंने मैगी ली, ऑब्वियसली मैगी तो चाहिए होगी। फिर मैंने सब्जी वाली मैगी बनाई बेटा, ठीक है ना। मेरे पास सब्जियां हैं और मेरे पास पानी है, ठीक है, ये याद रखना। क्या क्या बताया मैम ने कहा मैगी है मेरे पास, मैगी मतलब मैगी नूडल्स, और मैम के पास पानी है, और मैम के पास सब्जियां हैं। कुछ भी बेटा जो तुझे पसंद है, ठीक है ना। वैसे भी अभी तू बना नहीं रहा है, ठीक है, सोच ही सकता है। कैप्सिकम हो गया, अनियन हो गया, टमाटर हो गया, मिर्ची हो गई, जो भी बेटा तुम उस मैगी में डालना चाहते हो, सब्जियां, ठीक। अब इसे समझना कैसे कनेक्टिव टिश्यू से, मैम यार मैगी बना रही हो क्या। समझना ऐसे है बेटा, जितनी भी सब्जियां तुमने ऐड करी है वो सारे तुम्हारे सेल्स हैं। जो तुम्हारी शिमला मिर्च हो गई, गाजर हो गया, मटर हो गया, प्याज हो गई, टमाटर हो गया, ये सारी चीजें तुम्हारे सेल्स है। जो तुमने पानी डाला है, पानी, दैट पानी इज द ग्राउंड सब्सटेंस, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स। और जो मैगी नूडल्स हैं वो तुम्हारे हो गए फाइबर्स, गॉट इट। यानी कि मेमोरी, फाइबर्स यानी मैगी नूडल्स, और पानी, इन दोनों ने मिलके मैट्रिक्स को बनाया कनेक्टिव टिश्यू के। डिड यू गेट माय पॉइंट। पानी तुम्हारा ग्राउंड सब्सटेंस है, फाइबर्स तुम्हारे बेटा मैगी नूडल्स हैं, तो मैगी नूडल्स और तुम्हारे बेटा पानी को मिला के मैंने क्या बोला बेटा, मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू में काफी ज्यादा अमाउंट में होता है कंपेयर टू एपिथेलियम। फिर तुमने उसमें सब्जियां ऐड करी है, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफाज, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑल दीज सेल्स आर बेटा द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ योर कनेक्टिव टिश्यू। वेरी इजी। अब हम मैगी में देखेंगे कि अगर सूप वाली मैगी बनाते हैं तो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, और टिफिन वाली मैगी होती है तो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है। ये बड़ा ना इजी एनालॉजी है, बड़ा इजीली बच्चा रिलेट कर पाता है, ठीक है। अब मैम यहां हमें करना क्या है बेटा, यहां हमें ज्यादा कुछ अभी नहीं लिखना है, यहां हमें बस ये लिखना है, एक तो कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है कि मैट्रिक्स काफी ज्यादा है, किसमें कितना है वो तो अलग बात है, कंपेयर टू द एपिथेलियम, ओके। यहां पे भी लिख लो वैसे, लार्ज अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स है इन जनरल,
लार्ज अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स होता है इफ यू टॉक अबाउट बेटा कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ग्राउंड सब्सटेंस किसका बना है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन अपोलो। ऐसे ही ना बेटा, ऐसे ही नोट्स बनाया करो जैसे मैं बनवा रही हूँ, इजी होता है लास्ट में पढ़ने के लिए। फाइबर्स ना बेटा, जो मैं मैगी नूडल्स बोल रही हूँ, मैं आपको ना अलग अलग टाइप के फाइबर्स अभी बताऊंगी। मेनली अगर आप एनसीईआरटी देखोगे उसमें कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स के बारे में मेंशन्ड होता है, बट बेटा डायग्राम में एक और फाइबर दिया हुआ है, आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा होगा। हालांकि वो ना कोलेजन फाइबर्स का ही मॉडिफिकेशन होता है, रेटिकुलर फाइबर्स। आई एम नॉट राइटिंग डाउन द सेल्स का नाम बिकॉज मैं आपको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू ही सारे सेल्स मैक्सिमम जो कनेक्टिव टिश्यू में दिख सकते हैं वो सारे सेल्स बताऊंगी। पहले यहां तक नोट कर लो। ओके यार, एसी थोड़ा नॉर्मल कर देना प्लीज, ज्यादा ठंडा हो रहा है। यस everybody beta, done. Everybody done. Are you all done? Now again a very important component beta, what are the different types of connective tissue? आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, किस बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के तो बेटा देखो अलग ही स्पेशलाइज्ड है ना, वो स्पेशलाइज्ड होता है, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस करता है वो, ठीक है ना। लेकिन लूज या डेंस कनेक्टिव टिश्यू आप किस बेसिस पर बोलते हो? इट इज मेजरली डिपेंडेंट ऑन द मैट्रिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके कनेक्टिव टिश्यू का। आई होप तुम लोगों ने डन कर लिया होगा। अब बेटा जी इसका फ्लोचार्ट कैसे बनाना है? अगर आपके पास मेडिजी है तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि कितना फ्लोचार्ट बनने वाला है। आधे पेज का स्पेस बेटा चाहिए होगा, थोड़ी सी चौड़ी नोटबुक चाहिए पोर्ट्रेट में बनाने के लिए। अगर बहुत पतली नोटबुक है तो थोड़ा खिचपिच हो जाएगी, तो उस हिसाब से बनाना। ओके, अब मैं इसका फ्लो चार्ट बना रही हूँ बेटा। मैं कनेक्टिव टिश्यू को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ और ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे तुम्हारे बेसिक्स थोड़े से क्लियर होंगे। ओके, लेट अस मेक द कनेक्टिव टिश्यू का फ्लो चार्ट। कनेक्टिव टिश्यू को हम डिवाइड करते हैं इनटू बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू, dense connective tissue and specialized connective tissue. Okay, it is divided into loose connective tissue. बेटा CT करके लिखना आप कनेक्टिव टिश्यू को ना, CT करके लिखना शॉर्ट में, है ना। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 3 स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, इनकी डेफिनेशंस मैं यहाँ नहीं लिखूंगी अभी, मैं आपको इसको जब पढ़ाऊंगी ना बेटा। एक्चुअली माई ना नॉट रियली वेल थोड़ा सा, और मेरा अब सर भी दर्द करने लग गया है, तो आई जस्ट ओपन माई दिस बिकॉज माई हेयर इज लिटिल वेट and I'm feeling little weak, you know. It's okay, I'll have some water maybe. Okay, it's all fine बेटा, कोई नहीं। मैंने इसकी डेफिनेशन अभी बेटा लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड की अलग से, जब मैं इसे डिटेल में भी पढ़ाऊंगी तो मैं आप लोगों को इसको अलग से लिखवाऊंगी, बट अभी मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आप लोगों को। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू क्यों कह रहे हो, डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्यों कह रहे हो, स्पेशलाइज को स्पेशलाइज इसलिए बोलते हो क्योंकि उसके बेटा स्पेशलाइज फंक्शंस होते हैं। ओके, अब हमने मैगी बनाई, मैगी में हमने क्या डाला था? पानी। पानी क्या था बेटा? ग्राउंड सब्सटेंस है ना। अब हमने एक मैगी बनाई है बेटा जिसमें हमने पानी बहुत सारा डाला, सूपी वाली मैगी बन गई। और एक बेटा मैंने मैगी बनाई जिसको मैंने ज्यादा पानी नहीं डाला। जब मैं ज्यादा पानी नहीं डालूंगी और सब्जियां डाली हुई है, मैगी नूडल्स भी है, तो बेटा टेक्निकली बताओ ना कैसे मैगी बनेगी? सूप वाली जो मैगी है जिसमें पानी बहुत सारा है, कई लोगों को वैसी मैगी पसंद होती है, ठीक है। तो सूप, जब तुमने बेटा सूपी मैगी बनाई है तो पानी ज्यादा है, तो फाइबर्स बड़े दूर दूर होंगे, सब्जियां बड़ी दूर दूर होंगी। दैट इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। मैट्रिक्स इज वेरी मच मोर क्या होता है? हाई। मैट्रिक्स ज्यादा है, ग्राउंड सब्सटेंस ज्यादा है, तो फाइबर्स, सेल्स बड़ी दूर दूर बेटा है ना। लेकिन जहां आपने बेटा पानी कम डाला, और ऐसे इमेजिन कर लो बेटा, वैसे टिफिन वाली मैगी है ना, टिफिन वाली स्कूल वाली मैगी की तो खैर बात ही अलग होती थी बेटा। कैसी भी मैगी हो, उसमें बेटा ये थोड़ी होता था कि मेरे को सूप पसंद है, मेरे को सब्जियां नहीं पसंद है। मैगी वॉज लाइक अ वेरी बिग थिंग, वो मैगी होनी चाहिए। मैं तो बेटा अगर कभी गलती से मेरी मम्मी देती नहीं थी ज्यादा मैगी शैगी, क्योंकि वो हमारे हिसाब से बड़ा लग्जरी होता था मैगी, सच बताऊं तो, है ना। तो मेरे दिमाग में ना जैसी मैगी हम लेके जाते थे ना, मेरे को ऐसा लगता था फर्स्ट पीरियड में मैगी खा लूं मैं।
वो लंच ब्रेक तक बेटा टिकता भी नहीं था। मेरे दिमाग में मैगी चलती रहती थी कि मैं मैगी लेके आई हूँ तो कैसे भी बने, इतने डिमांड्स नहीं थे। अब वो चिपक गई मैगी। अब आपने पानी कम डाला है तो सेल्स और फाइबर्स सारे बेटा पास पास होंगे, तभी तो डेंस है। खत्म, यही है डेफिनेशन। एक में मैट्रिक्स कंपैरेटिवली ज्यादा है तो सेल्स और फाइबर्स लूजली एग्रीगेटेड इन द मैट्रिक्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू। एक तुमने कम पानी वाली मैगी बनाई है तो कम पानी डाला तो मैट्रिक्स में फाइबर्स और सेल्स बड़े ही पास 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 आ गए, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज है स्पेशलाइज फंक्शन, वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल। लूज कनेक्टिव टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। Dense connective tissue is divided into two parts, dense regular connective tissue, dense irregular connective tissue. Specialized connective tissue is divided into two parts, skeletal connective tissue and fluid connective tissue. अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आई होप तुम्हें ये जो मैंने छोटी सी चीज बताई ना, इससे थोड़ा सा ना वो आ जाती है। वो क्या आती है? क्लैरिटी आती है, और कुछ नहीं आती है बेटा। आनी तो चाहिए। फटाफट से हाथ चलाओ और लिखो, फिर हम इसको बेटा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एरियोलर कनेक्टिव, अरे अरे अरे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, adipose connective tissue. Okay, this beta divided into two parts, dense regular connective tissue, dense irregular connective tissue. Okay, and specialized मेरे प्यारे snakes is divided into two parts. One is skeletal connective tissue. इस चैप्टर में ना बेटा हमें वैसे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को ही थोड़ा सा पढ़ना है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी ने ना बेटा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को यहाँ पे दिया नहीं है ज्यादा, आप देखोगे 4-5 लाइन दी हुई है और रीजन भी है। आप 5 बार बेटा एक ही टॉपिक को थोड़ी पढ़ोगे। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को तो हमें वैसे भी पढ़ना है। किसमें बेटा? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पढ़ते क्या है? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ही तो पढ़ते हैं, ब्लड और लिम्फ, पूरा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फ एंड ऑल। तो यहाँ पे बेटा वापस से पढ़ने का वैसे भी कोई सेंस नहीं है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में मैं बेटा आपको दो चीजें पढ़ाऊंगी। एक है आपका बेटा बोन्स, पहले कार्टिलेज पढ़ाते हैं वैसे तो, कार्टिलेज एंड बोन्स। ओके, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में वी हैव ब्लड, वी हैव बेटा लिम्फ, दैट्स ऑल बडी। ओके बडी, राइट इट। ऑल गुड एवरीबॉडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। 10 सेकेंड्स का टाइम ले लो यार, ठीक है? वक्त ले लीजिए 10 सेकेंड का ब्रो। एंड हम अब सुनो मेरी बात, मैं लू, अब मैंने तुम्हें ग्राउंड सब्सटेंस तो बता दिया कि वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है, उसमें कुछ और लिखना भी नहीं है। मैं तुम्हें फाइबर्स के बारे में अभी बताऊंगी, जो फाइबर्स के नाम मैंने लिखे हुए हैं। मैं तुम्हें सेल्स के बारे में बताऊंगी, जितने भी सेल्स आपको मैक्सिमम किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में दिखते हैं। सब में सारे सेल्स नहीं होते हैं, ठीक है ना, बट ओवरऑल बेटा जो भी कनेक्टिव टिश्यू में आपको सेल्स दिखते हैं ना, हम उन सेल्स की बात करेंगे और हम उसे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू पढ़ रहे होंगे, क्योंकि वो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बेटा नंबर 1, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, नंबर 1 जो हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने वाले हैं दैट इज बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू। जो मैंने इसकी प्रॉपर्टी बताई थी एग्जैक्टली वही बात हम लिखेंगे। सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली एग्रीगेटेड इन द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इज द डेफिनेशन ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। सेल्स और फाइबर्स लूजली एग्रीगेटेड होते हैं। सेमी फ्लूइड मतलब ना बेटा ज्यादा लिक्विड है ना ज्यादा सॉलिड है, इट्स लाइक अ जेल। ओके, तो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर आपके सेल्स और फाइबर्स लूजली एग्रीगेटेड होते हैं कंपेयर टू द डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में मैट्रिक्स ज्यादा होता है, इसीलिए लूजली एग्रीगेटेड होते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे कि सेल्स एंड फाइबर्स बेटा जी, सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली एग्रीगेटेड, आर लूजली aggregated in the semi
fluid matrix, in the semi-fluid matrix, and please make sure that we write the matrix is quite more, okay? Matrix is more. Alrighty, we are gonna start with इसमें number 1 areolar connective tissue. एरिओले का मतलब होता है स्पेस, ओके? एरिओलर की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन वो तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, पर एरिओले का मतलब तो खूब सारा स्पेस है, होता है खूब सारा स्पेस और खूब सारी मैट्रिक्स होती है इसके पास, और उसमें बेटा बहुत सारे सेल्स होते हैं इसके पास। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का पता है हम कौन सा डायग्राम बनाने वाले बेटा? एग्जैक्ट दिस डायग्राम, दिस द डायग्राम दैट वी आर गोइंग टू मेक। तो आप एक बार देख लो हमें कैसी छवि बनानी है, एग्जैक्टली ऐसे ही छवि बनानी है, और ना जहां हम कोशिश करेंगे जहां मैक्रोफाज बनाया हुआ है एग्जैक्टली वहां मैक्रोफाज बनाए, जहां बेटा आपके इओसिनोफिल बने हुए हैं या प्लाज्मा सेल्स बना हुआ है या मास सेल बना हुआ है, हम कोशिश करेंगे वैसी पोजीशन रखें। हालांकि हम एनसीईआरटी से रीड कर लेंगे, रीजन ये बता रही हूँ, एनसीईआरटी का डायग्राम एज इट इज पेपर में आता है। एनसीईआरटी का डायग्राम जब एज इट इज पेपर में आता है तो एनसीईआरटी वाली लेबलिंग्स हमें एग्जैक्टली मालूम होनी चाहिए। तो हम इसी बेटा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे आप। यू गॉट माय पॉइंट? जो मैंने कंपोनेंट्स बताया ना बेटा, कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में ग्राउंड सब्सटेंस है और फाइबर्स है। तो फाइबर्स कौन कौन से हैं मैं इसी के थ्रू बताऊंगी, सेल्स होते हैं कौन कौन से हैं इसी के थ्रू बताऊंगी। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद बेटा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। मैं क्या करती हूँ ना बेटा, मैं इसको ऐसे पढ़ा रही हूं, आपके पास भी अगर स्पेस है, इसको ना मैंने ऐसे कर लिया, लिखने वाला पार्ट आपके पास वैसे इतनी चौड़ी नोटबुक तो है नहीं, तो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है ना। तो तुम डायग्राम के लिए ना बेटा एक डब्बा बना लो, क्योंकि सारा डायग्राम इसी डब्बे के अंदर बन रहा होगा, ठीक है? इतना बड़ा एक डब्बा बना लो जिसके अंदर तुम ये डायग्राम को बना रहे होगे। थोड़ा छोटा बनाते हैं, इतना भी बड़ा नहीं चाहिए। इसी डब्बे के अंदर हम सारे डायग्राम को बना रहे होंगे बेटा, सारे सेल्स फाइबर्स व्हाटएवर, लेबलिंग लेफ्ट राइट कर रहे होंगे। अगर मैं कोई चीज लिखवा रही हूँ ना बेटा, क्योंकि मैं सारी चीजें एक साथ में तुम्हें नहीं दूंगी, नहीं तो खिचड़ी तुम्हारे दिमाग के अंदर पक जाती है ना, इसलिए तो मैं डायग्राम बनाती हूँ फिर बता रही हूँ आपको, फिर बनाऊंगी फिर बताऊंगी आपको। तो आप इसी डायग्राम के अंदर सारी चीजें कर रहे होंगे, लेफ्ट और राइट आप लेबलिंग करना, और इस डायग्राम के नीचे से आप पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करना जो मैं लेफ्ट साइड पे लिखूंगी। ओके, अगर मैं कोई कॉम्पोनेंट लिख रही हूँ तो आप उसको लेफ्ट साइड में जो मैं लिख रही हूँ ना डायग्राम के नीचे, समझ में आ गया ना कि क्या करना है? आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब मैं एरियोलर टिश्यू में ना बेटा क्या सबसे पहले बना रही हूँ, जो यहाँ पे एक सेल बनाया हुआ है, जूनियर क्लासेस में बेटा कई बारी इस सेल का नाम ना बहुत बार जिक्र हुआ है, दैट इज अ मैक्रोफाज, दैट इज अ मैक्रोफाज। ओके, बनाओ बनाओ। ऑल राइट, लेकिन एक बार अपने दिमाग के अंदर आंसर दो बेटा कि क्या करता है एक मैक्रोफाज। सुना तो हमने बचपन से है, और जूलॉजी में तो बेटा करोड़ों बार मैक्रोफाज का नाम आएगा, बहुत बार इस मैक्रोफाज का जिक्र होगा, है ना। मैक्रोफाज एक फैगोसाइटिक सेल है, आपको मैं बहुत सारे फैगोसाइटिक सेल्स पढ़ाऊंगी बेटा आगे। न्यूट्रोफिल भी एक फैगोसाइटिक सेल है, मोनोसाइट्स में आपको पढ़ाऊंगी, वो भी एक फैगोसाइटिक सेल है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। व्हाट इज अ फैगोसाइटिक सेल? जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर भी हमें ना बेसिक्स बेटा क्लियर नहीं होते हैं। Any cell that you are calling a phagocytic cell performs phagocytosis. Oh my God, मैमड़ी, हमें तो मालूम ही नहीं था कि phagocytic cell, कई बार बच्चे ऐसे आंसर देते हैं, phagocytic cell क्या करता है बेटा? What is the definition? मैम phagocytosis करता है, क्या मतलब होता है लेकिन इसका, है ना? What is a kidney shape nuclei? जिसका शेप किडनी शेप हो, ये भी आंसर आता है ना। तो what is a phagocytic cell? जो phagocytosis करता है। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को एनगल्फ कर लेना, खा लेना, और खाने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर देना। एक फैगोसाइटिक सेल इस तरीके से फैगोसाइटोसिस करता है। कोई फॉरेन सब्सटेंस था, उसको खाया, और फिर उस फैगोसाइटिक सेल के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, लाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं। लाइटिक का मतलब होता है तोड़ना, लाइसिस करना, तोड़ना। तो ये लाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, उस फॉरेन सब्सटेंस के ऊपर एक्ट करते हैं बेटा, उनको तोड़ देते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, खत्म कर दिया, डैमेज डन, डन एंड डस्टेड। दैट इज फैगोसाइटोसिस। अब देखो हमें ना क्या करना है बेटा, देखो इस तरीके से करते हैं, पहले आप ना कुछ पॉइंटर्स लिखो। पहले एरियोले का मतलब मैंने क्या बताया था, एरियोले का मतलब बहुत सारा स्पेस है इसके पास। एरियोलर में एरियोले मतलब लार्ज स्पेस,
अब मैं ना आपको बेटा इसके बारे में कुछ पॉइंटर्स एनसीईआरटी वाले भी लिखवाऊंगी कि इट एक्ट एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, इट इज प्रेजेंट बिलो द स्किन, वो सारी बातें लिखवाऊंगी। बट लाइक आई सेड, एक तो ना बोर्ड को मौत आती है बड़ी यार। मैं ना अभी आपको पहले सेल्स और फाइबर्स के बारे में बता रही हूँ ना, तो हम ना एक एक सेल लिख रहे हैं और उनके बारे में हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। फिर इसकी लोकेशन क्या होती है, प्रेजेंट कहाँ होता है, क्या काम करता है, वो बाद में करेंगे। तो हम कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स के बारे में सबसे पहले पढ़ रहे हैं। और सेल्स मैक्सिमम आपके एरियोलर टिश्यू के अंदर आपको दिख रहे होते हैं, इसलिए हम इसके थ्रू कर रहे होते हैं। और सबसे पहला सेल जो मैम ने बताया दैट इज अ मैक्रोफाज। तो डायग्राम के नीचे से बेटा उसको लिखना स्टार्ट करो। मैक्रोफाज क्या करता है मैमरी? मैक्रोफाज परफॉर्म्स बेटा फैगोसाइटोसिस। it performs phagocytosis. What is the meaning of phagocytosis? Engulfs foreign substance and breaks it. ब्रेक्स या मतलब डिस्ट्रॉयज इट। अगर तुम्हें बेटा चाहिए फिर भी, जो कि मैं कहती हूँ बना सकते हो, ऐसा कोई बेटा दिक्कत नहीं है ना। ऑलवेज डायग्राम्स आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि डायग्राम्स जो होती हैं वो आपको इजी विजुअलाइजेशन देती हैं। तो ये मत सोचा करो कि नहीं हमें तो सब कुछ आता है बेटा, ये एटीट्यूड के साथ में पढ़ेंगे तो फिर सीखेंगे नहीं बेटा। और हमें वी शुड नेवर स्टॉप लर्निंग एंड रिमेंबर, है ना, करना तो है ही। यहाँ लाइटिक एंजाइम है, लाइटिक मतलब जो इसके टुकड़े कर दे। अब इसके ना जब ये एनगल्फ किया ना, एनगल्फ मतलब खा लेना, छोटा सा डायग्राम बना सकते हो। फिर लाइटिक एंजाइम इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखो, आई थिंक तुम्हें वैसे समझ में आ गया था, बट मैंने थोड़ा सा विजुअलाइज कराने के लिए थोड़ा डायग्राम छोटा बनाया ना, बट समझ आ गया ना बेटा। वो ग्रीन वाला जो है ना, ये फॉरेन सब्सटेंस है। दिस ग्रीन वन इज अ फॉरेन सब्सटेंस। और फॉरेन सब्सटेंस को उसने खाया, फिर उसके अंदर एंजाइम्स थे कुछ, उस एंजाइम्स ने, लाइटिक का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है ना। व्हाट डू यू मीन बाय लाइटिक? लाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन। डन कर लो, अगला सेल बनाएंगे। ओके ब्रो, डन। हाँ, इजी इजी पीजी। दूसरा सेल बनाओ बेटा। एनसीईआरटी ने दूसरा सेल वैसे कौन से कलर से बनाया है? ग्रीन कलर से बनाया है, विच इज अ फाइब्रोब्लास्ट। ग्रीन से बना सकते हैं, कोई लोड नहीं है यार, बनाते हैं यार अपन भी ग्रीन कलर से, क्या दिक्कत है। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, कोई बेटा वेरी नाइस बोले ना बोले, स्वयं वेरी नाइस। ओके, दिस अ फाइब्रोब्लास्ट सेल बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट सेल। ये सबसे अबंडेंट सेल होते हैं, आपको मालूम है, सबसे ज्यादा नंबर में मौजूद होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। दिस इज अ फाइब्रोब्लास्ट सेल। वैसे इसके नाम से तुम्हें समझ में आ रहा है ये फाइब्रोब्लास्ट है। मैम हमें अगर नाम से समझ में आ जाता मैम, तो फिर तो बात ही क्या थी, है ना। ये एक फाइब्रोब्लास्ट सेल है। ऑफ कोर्स बेटा तुम्हें समझ में आ रहा होगा, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। भला कोई तुम्हारी ऐसी बेइज्जती कर सकता है ना? कतई नहीं। दिस इज अ फाइब्रोब्लास्ट सेल जो फाइबर सिक्रीट करता है, जिसका नाम ही है फाइब्रोब्लास्ट, वो फाइबर सिक्रीट करता है। इनफैक्ट आपके कनेक्टिव टिश्यू का जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो भी यही फाइब्रोब्लास्ट सेल सिक्रीट करते हैं, ठीक है ना। बस खत्म। अब इसमें क्या रटना है मुझे ये बताओ, ठीक है। ऑफ कोर्स एनिमल टिश्यू, एनिमल किंगडम, ऐसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनमें चीजें बड़ी सारी यार लर्न करने वाली है, उससे हाँ भाग तो सकते नहीं है ना। लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें आप अगर देखोगे, ध्यान दोगे थोड़ा, तो ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है चीजों को लर्न करना, है ना। इसकी भी थोड़ी आउटलाइन बना देती हूँ मैं मैक्रोफाज की। बस बेटा वही पॉइंट लिखने हैं हमें जो मैंने अभी बताया। सिक्रीट्स फाइबर एंड ऑल्सो सिक्रीट्स मैट्रिक्स, और सबसे ज्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं। एनसीईआरटी ने ना इसके साथ में ना कुछ फाइबर्स बना रखे हैं बेटा, और उसको ना ब्लू कलर से दिखा रखा है, लेकिन वो फाइबर्स ना ब्लू कलर की नहीं होती हैं, वो व्हाइट कलर की फाइबर्स होती हैं। जो मैं ऐसे बना रही हूँ ना, तो बना लो, इनके बारे में अभी मैं बताऊंगी, आपको समझाऊंगी। व्हाइट कलर से मैं बना रही हूँ, एनसीईआरटी ने ब्लू बनाया हुआ है, मैं व्हाइट इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि वो व्हाइट ही होती हैं। ओके, आई होप तुम्हें दिख रहे होंगे ये फाइबर्स। बेटा मेरे को ना नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है, तो अगर आपने डायग्राम बना लिया तो मुझे गिव मी अ थम्स अप वंस।
ठीक है, अभी मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया भी नहीं है कि मैं आपके भी डाउट्स लूं, ठीक है ना। तो लेट मी फर्स्ट टीच बेटा, जितना हम पढ़ तो ले कुछ, है ना। ये मैं खुद से इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज देयर इज नो पॉइंट ऑफ अभी डाउट्स। ओके, लेट अस फर्स्ट फिनिश समथिंग। डन, नेक्स्ट पेज पे जाऊं क्या? चलो, सेल में नंबर 2 सेल लिखूं बेटा, बड़ा ही सीक्वेंस्ड वे में ऐसे लिखना बेटा, इट विल बी इजियर फॉर यू। जिसका नाम खुद कह रहा है कि मैं फाइब्रो हूं, फाइब्रोब्लास्ट, तो ऑफ कोर्स मैम एक काम तो मैं यही करूंगा कि मैं फाइबर सिक्रीट करूंगा। ओके, सो फाइब्रोब्लास्ट आर number 1 most abundant, fibroblasts are number 1 most abundant. Fibroblast secretes matrix and matrix मतलब बेटा स्पेसिफिकली क्या समझे, secretes ground substance and fibers। तो उसका मतलब ही ये हो गया कि फाइबर्स भी बना रही है, ग्राउंड सब्सटेंस भी बना रही है, तो मैट्रिक्स सिक्रीट कर रही है, यही मतलब हुआ। दैट्स ऑल, नंबर 2 सेल। अच्छा, मैंने नंबर 3 और नंबर 4 और नंबर 5 सेल यहां लिख देती हूँ और फिर डायग्राम में दिखाऊंगी। इनके पास होती है इओसिनोफिल, लिखो तुम भी लिखो, इनके पास होती है बेटा इओसिनोफिल, इनके पास होती है बेटा नंबर 4 न्यूट्रोफिल, इनके पास होती है बेटा नंबर 3 4 के बाद नंबर 5 प्लाज्मा बी सेल्स। अभी मैं दिखाऊंगी, आप कहोगे मैम डायग्राम में कहाँ है ना। ऑल दी सेल्स आर टाइप ऑफ WBC। आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल करना नहीं है क्योंकि ये यहाँ का टॉपिक नहीं है। दे आर अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, कुछ सेल्स बेटा डायग्राम में बनाई हुई है विच इज अ टाइप ऑफ WBC। तो आपको WBCs भी दिखती हैं, इओसिनोफिल्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, प्लाज्मा बी सेल्स हो गए। हो सकता है कई बच्चों ने ना बेटा बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं एकदम, और अब मैं तो यही सोच के पढ़ाती हूँ कि आप लोग शायद बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं। कुछ सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सेल्स के नाम डेफिनेटली सुने होंगे, जिन्होंने नहीं सुने उनको मैं बता दूं, इओसिनोफिल हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, या प्लाज्मा बी सेल्स हो गए ना। प्लाज्मा बी सेल्स एक प्रकार के लिम्फोसाइट्स हैं। ये सारे बेटा WBC के टाइप्स हैं। WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स के टाइप है। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती है बेटा, इम्यूनिटी में हेल्प करती है, इट हेल्प्स इन द इम्यूनिटी। यू डोंट हैव टू राइट इट डाउन बेटा इनके इंडिविजुअल फंक्शन क्या है, क्योंकि हम ब्लड वाले टॉपिक में जब हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ेंगे हम ऑलरेडी इनके बारे में कर रहे होंगे, तो यू डोंट हैव टू राइट, बट वी कैन मेक इट इन द डायग्राम। यू फर्स्ट बेटा फिनिश राइटिंग। हम डायग्राम में ना बेटा इसको जरूर बना लेंगे एक बारी ना, कि डायग्राम में कहां कहां दिखाया हुआ है। इफ यू आर डन जस्ट गिव मी अ थम्स अप। ओके, कर लिया तो करें डायग्राम में, करूं? ठीक है, किसी भी कलर से बना सकते हो वैसे तो। यहां बनाते हैं बेटा एक सेल जो यहां बनाई हुई है, इसका ना हेडफोन शेप न्यूक्लियाई होता है, और मैं इसको तुम्हें पढ़ाऊंगी भी आगे। हेडफोन शेप न्यूक्लियाई होता है इसका, जैसे आप हेडफोन लगा के भी पढ़ भी रहे होंगे। इसका नाम होता है इओसिनोफिल। ये एक प्रकार की ना बेटा WBC है। इसका न्यूक्लियस बनाती हूँ, देखो ओके, ये देखो, दिस इज इओसिनोफिल। ओके, दिस इज इओसिनोफिल। एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे दिखा रखा होगा। यहां दिखाया है मास्ट सेल। एक बार फिर भी ना बेटा मैं एग्जैक्ट पोजीशन देख लेती हूँ। नीचे मास्ट सेल है, इस साइड में इन्होंने प्लाज्मा बी सेल बनाया। दिस इज द प्लेस वेयर वी कैन मेक, ना कलर चेंज करती हूँ, प्लाज्मा बी सेल। इस रंग से बनाते हैं प्लाज्मा बी सेल को ना। नहीं ठीक है, आई थिंक दिख नहीं रहा है ना। दिस इज अ प्लाज्मा बी सेल टाइप ऑफ WBC, एंड एक सेल दिखाया हुआ है न्यूट्रोफिल। अब न्यूट्रोफिल का कलर ना मैं ब्लू कलर से बना देती हूँ। यहाँ थोड़ा बड़ा बनाते हैं न्यूट्रोफिल को।
न्यूट्रोफिल, दिस इज द न्यूट्रोफिल, अगेन अ टाइप ऑफ WBC। ओके, न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस होता है ना थोड़ा अलग होता है। अलग मतलब न्यूक्लियस एक ही है पर उसमें बहुत सारे लोब्स होते हैं, ऐसे छोटे, 1 2 3, कभी कभी 3 लोब्स हो सकते हैं, कभी 4 भी हो सकते हैं, कभी 5 भी हो सकते हैं। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियाई होता है। अब आपको ना बेटा ये सारा डेटा यहाँ याद नहीं रखना है। कुछ बच्चे घबराते हैं कि यार मैम ये जो आप डेटा बता रहे हो कि इसमें न्यूक्लियस कैसा होता है, ये मैं इसीलिए बता रही हूँ, अभी पढ़ा रही हूँ ना, तो मेरे में इसकी प्रॉपर्टीज में मेरे मुंह से निकल रही हैं। मैं आपको ये सारी प्रॉपर्टीज बताऊंगी बेटा जब मैं बॉडी फ्लूइड्स पढ़ाऊंगी। उसके लिए घबराना मत कि मैम हम 0 से पढ़ रहे हैं, हमें आता नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो पढ़ाऊंगी आपको, घबराना नहीं है उसके लिए। और यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आपसे पेपर में पूछी नहीं जाएंगी क्योंकि वो यहाँ का टॉपिक नहीं है। यहाँ सिर्फ मैं तुम्हें डायग्राम आइडेंटिफाई कर पाऊँ उसके लिए बता रही हूँ। तो दिस इज अ न्यूट्रोफिल, ये भी एक WBC है, ये भी एक WBC है, ये भी एक WBC है, दैट्स ऑल। ओके, इसके बारे में लिखते हैं। दिस इज अ न्यूट्रोफिल, दिस इज अ न्यूट्रोफिल। ओके, दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज अ प्लाज्मा बी सेल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल जिसके बारे में अभी मैं बताऊंगी, दैट इज द मास्ट सेल। आप लोगों ने कर लिया है। मास्ट सेल इज अगेन बेटा अनदर सेल, बहुत ज्यादा बेटा यूज होने वाला है। पूरी जूलॉजी में हम मास्ट सेल के बारे में इतनी बार पढ़ रहे होंगे, इसके फंक्शंस के बारे में। इनफैक्ट बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स बेटा, कॉल्ड एज द मास्ट सेल, and that plays a very 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 important role in our body beta during the inflammatory response. So first let me make the diagram and then I will explain you the function बेटा। इस कलर से बनाते हैं फल, ठीक है ना, बड़ा सा। ओके, दिस इज द मास्ट सेल। मस्त है, सेल्स भी मस्ती होती हैं, वैसे काम भी बहुत मस्ती कर रही होती हैं। ड्राइंग हमारी ऑलमोस्ट बेटा खत्म हो गई, सेल्स हमारे ऑलमोस्ट खत्म हो गए, नथिंग मोर देन दिस। ओके, दिस इज द मास्ट सेल। ओके, अब क्या करती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत बार बेटा यूज होगा हमारे जूलॉजी के टॉपिक्स में। दीज आर द मास्ट सेल। ओके, फर्स्ट मेक इट। मास्ट सेल्स क्या करते हैं बेटा, मास्ट सेल्स आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। व्हाट इज इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन के क्या साइंस होते हैं बेटा, इन सिम्टम्स होते हैं, क्या होता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में, ठीक है। और अक्सर मैं इसका एग्जांपल देती हूँ आपको, मधुमक्खी ने बेटा, भगवान करे ना काटे, है ना, कभी मधुमक्खी ने काट लिया। जैसे एक बार मुझे ना जिंदगी में एक बार मधुमक्खी ने काटा था, बिल्कुल मेरी आंख पे यहाँ, ठीक है। आई वाज इन क्लास 4th। तो क्या रिस्पॉन्स होता है बॉडी का जब भी आप इन्फ्लेमेशन को डिफाइन करते हैं ना बेटा, किसी भी वजह से, चाहे मधुमक्खी के काटने से हो, चाहे कोई भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इंजरी की वजह से, इन्फ्लेमेशन के पता क्या साइंस होते हैं कि रेडनेस आ रही है, स्वेलिंग हो रही है, और वो एरिया ना वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। दैट इज द रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। गॉट माई पॉइंट। एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, इन्फ्लेमेशन होता है, रेडनेस आती है, स्वेलिंग आ जाती है ना, वो एरिया वार्म हो जाता है, दैट इज इन्फ्लेमेशन। हंसने की जरूरत नहीं है, मधुमक्खी किसी को भी काट सकती है, तो क्या हुआ, ठीक है, हंस रहे कुछ बच्चे, तुम्हें तो जैसे मधुमक्खी ने काटा ही ना हो बेटा, है ना। और फिर बेटा मधुमक्खी काटती है तो काटती है, नुस्खे सब अपने अपने देने लगते हैं, प्याज लगाओ, केरोसिन लगाओ, पता नहीं सबके अपने नुस्खे होते हैं, ये करो, लोहा लगाओ तो ठीक हो जाएगा। और अगले दिन बेटा मेरी आंख ऐसे ही ठीक हुई कि ये भी फूल गई और ये भी फूल गई, ठीक है, ऐसे ही ठीक हुई, दोनों कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे एक दूसरे को, ठीक है। हाँ, कोलेटरल डैमेज। बट एनीवे गाइस, तो खैर मेरे को ना हमें ट्रैवल करना था, पता है तुम्हें, हमें ट्रेन से ट्रैवल करना था, हमारी पोस्टिंग हुई थी, हम पठानकोट में थे, और पठानकोट से हमारी पोस्टिंग हुई थी सिकंदराबाद, आंध्रा पापा की, और हमें ट्रेन में ट्रैवल करना था यार, ठीक है। एंड विद दोज आईज आई वाज ट्रैवलिंग, ओके, विद वेरी कॉन्फिडेंस, या एनीवे, जब मधुमक्खी काटी तो वो एरिया इन्फ्लेमेशन कैसे हुआ बेटा, बिकॉज देयर आर सर्टेन सेल्स जो इन्फ्लेमेशन करवाती है, मास्ट सेल्स होते हैं। हमारे WBC में बेसोफिल्स भी ऐसे सेल्स होते हैं बेटा जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पर ऐसा क्यों होता है मैम, क्योंकि मास्ट सेल्स जैसी सेल्स
तीन चीजें सिक्रीट करती हैं, वन इज हेपारिन, वन इज हिस्टामिन एंड वन इज सेरोटोनिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गांठ बांध लो, लगातार बेटा तुमसे ये टॉपिक्स में पूछा जाएगा क्या क्या करती हैं, ये बहुत बार यूज होगा। और जैसा मैं तुम्हें मास्ट सेल्स का काम बता रही हूं, एग्जैक्टली सेम वर्क तुम्हारी बेसोफिल्स भी करती हैं, इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, सेम मास्ट सेल जैसा काम करती हैं। ओके, सो आई एम गोना राइट नंबर 6, मास्ट सेल्स, वेरी मस्ट सेल्स। इट इज बेटा, इट इज, वरना देखो ना इन्फ्लेमेशन में ये सारी चीजें होंगी कैसे। पहली बात तो इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। व्हाट इज एन इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, मतलब इन्फ्लेमेशन में क्या मैम ने बताया, मैम ने बताया कि मैम इन्फ्लेमेशन मीन्स कुछ चीजें होती है, लाल, रेडनेस, मेमोरी स्वेलिंग होगी, एंड क्या होगा बेटा, और क्या बताया मैंने, वैसे वार्म हो जाता है वो एरिया, बेटा होगा ही ना। कोई फॉरेन चीज मान लो बॉडी के अंदर आई, ऐसा कोई एलर्जी का केस बता रही हूँ या मधुमक्खी का काटना बता रही हूँ, तो बॉडी उसके प्रति रेस्पॉन्स करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए बेटा, जिंदगी में करनी चाहिए ना। ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है तो बॉडी रेस्पॉन्ड करती है, मास्ट सेल्स विल स्टार्ट सिक्रीटिंग हिस्टामीन। एक एक चीज बताती हूँ आपको, है ना, एक एक चीज और उसका फंक्शन। सो इट सिक्रीट्स, इन्फ्लेमेशन में इट सिक्रीट्स, नंबर 1 पहले मैं लिख रही हूँ क्योंकि फिर आगे लिखना पड़ेगा। नंबर 1 इज सपोलो हिस्टामीन, नंबर 1 इज मेरे प्यारे सपोलो हिस्टामीन। हिस्टामीन को बोला जाता है बेटा वैसोडाइलेटर, इट इज अ वैसोडाइलेटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैसोडाइलेटर बेटा, वैसो का मतलब होता है ब्लड वेसल, डायलेटर का क्या मतलब होता है बेटा, देखो वर्ड को तोड़ोगे ना तो काफी सारा मतलब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। डायलेशन, थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू दिखाऊं, ये नॉर्मल ब्लड वेसल है मान ले यार, जब इस पे, मैं तुम्हें थोड़ा ज्यादा ही जूम करके बता रही हूँ बट ऐसा ही कुछ होगा, जब इसमें ना बेटा कौन एक्ट करता है, हिस्टामीन एक्ट करता है ना। आप इस ब्लड वेसल के डायमीटर को जरा देखो, ये नॉर्मल थी, ये डायलेटेड ब्लड वेसल है। पहले आप बनाओ, फिर मैं इस जगह पे आ रही हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। पहले आप बना लो गाइस, है ना, पहले आप बना लो। जैसे हो जाएगा बेटा, जस्ट गिव मी अ थम्स अप। एवरीबडी डन, डन, समझाऊं। देखो, जब भी बेटा कोई फॉरेन सब्सटेंस तुम्हारी बॉडी के अंदर आए तो बॉडी उसके प्रति रिस्पॉन्ड करनी चाहिए। बॉडी को चाहिए बेटा ज्यादा से ज्यादा ना व्हाइट ब्लड सेल्स वहां पहुंच जाए, ज्यादा से ज्यादा डब्ल्यूबीसी वहां पहुंचेगी तो आप उसके अगेंस्ट में फाइट कर पाओगे। ऐसा बॉडी का मैकेनिज्म है, ऐसे सिंप्लीफाई वे में समझना। बॉडी चाहती है फॉरेन सब्सटेंस कोई भी आए ना, मैं ज्यादा से ज्यादा ना अपने सेल्स को बेटा, व्हाइट ब्लड सेल्स को, जो हम यूजुअली बचपन से पढ़ते हैं ना कि डिफेंस में हेल्प करती है, डिफेंस में हेल्प करती है। अभी तो डब्ल्यूबीसी के अलग अलग टाइप्स है, हम जानते हैं कि वो स्पेसिफिकली कौन सी चीज किस में हेल्प करती है, बट वी वॉन्ट ऐसी कोई भी फॉरेन सब्सटेंस बॉडी के अंदर एंटर की है तो वहां फाइट करने के लिए हमारी ज्यादा से ज्यादा डब्ल्यूबीसीज पहुंच जाए। डब्ल्यूबीसी ज्यादा पहुंच पाए इसके लिए बेटा हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारा वहां का ब्लड फ्लो ज्यादा हो। बताओ, रटना नहीं है कुछ भी, समझो कि हमें चाहिए डब्ल्यूबीसी ज्यादा वहां पहुंचे तो वहां का ब्लड फ्लो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ब्लड जब ज्यादा अमाउंट में वहां पहुंचेगी तभी ब्लड के थ्रू बेटा डब्ल्यूबीसीज भी तो वहां पे ज्यादा पहुंच पाएगी। तो हम चाहते हैं साइट ऑफ एनी सच बेटा प्लेस, वहां हम क्या करें बेटा, ब्लड वेजल्स को चौड़ा कर देते हैं, वैसो डायलेशन कर देते हैं बेटा, ब्लड वेजल्स की डायलेशन कर देते हैं। ब्लड वेजल्स की डायलेशन अगर हम कर देंगे तो ब्लड फ्लो वहां का बढ़ जाएगा, और ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ओवरऑल सिर्फ डब्ल्यूबीसी तो नहीं जा रही है, ओवरऑल ब्लड वहां पे आ रहा है, ओवरऑल ब्लड वहां पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है बेटा, और ब्लड जा रहा है मतलब आरबीसी भी जा रही है, और आरबीसी जाएंगी या ब्लड ज्यादा वहां पे जाएगा तो ज्यादा आरबीसी मतलब रेडनेस वहां पे आएगी कि नहीं आएगी, स्वेलिंग क्यों होगी, क्योंकि ज्यादा फ्लूइड वहां पे लीक करेगा। डब्ल्यूबीसी बेटा फाइट करने के लिए जा रही हैं, जरूरत से ज्यादा अमाउंट में ब्लड वहां पहुंचेगा तो स्वेलिंग भी दिखेगी कि नहीं दिखेगी, ब्लड फ्लो ज्यादा हुआ, रेडनेस आई,
ज्यादा वॉल्यूम में ब्लड गया तो स्वेलिंग भी आएगी, और वहां पे बेटा वो रिएक्शंस जितनी भी चल रही हैं बेटा इन्फ्लेमेशन के दौरान, दैट एरिया विल बिकम वार्म। दैट इज द बेटा एक्सप्लेनेशन बिहाइंड इट। तो रटना नहीं है, बट आपको टेक्निकली समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है बेसिकली। तो नॉर्मल से ज्यादा ब्लड वेसल्स को चौड़ा किया मैंने, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेटा वो चौड़ी होती ही रहे, तुम्हारा फ्लूइड लीकेज ही होता रहे फॉर सम टाइम, क्योंकि इसके साथ मिलके अभी हिस्टामिन के साथ में सेरोटोनिन भी काम करेगी, जो एक्सेसिव लॉस को वहां पे रोकेगी। हिस्टामिन का काम था कि उस वक्त में मुझे चाहिए ज्यादा से ज्यादा डब्ल्यूबीसी मेरे वहां पे पहुंचे, मैंने ब्लड वेसल्स को बेटा चौड़ा कर दिया और वैजो डायलेशन मैंने डायलेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस हिस्टामिन। ब्लड फ्लो बढ़ेगा, आरबीसी भी पहुंचेगी, डब्ल्यूबीसी के साथ में रेडनेस होगी, जरूरत से ज्यादा फ्लूइड बढ़ रहा है वहां पे बेटा तो स्वेलिंग भी होगी, एंड दैट विल ऑल्सो बिकम लिटिल वार्म, दैट इज इन्फ्लेमेशन। इट ऑल्सो बेटा सुनो, अब सुनो, मान लो बेटा कोई इंजरी है, मान लो बेटा कोई कट है ना, या कोई भी ऐसी बेटा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, इन्फ्लेमेशन है, कोई भी बेटा मधुमक्खी ने काट लिया मान लो, जो तुम बेस्ट तुम्हें समझ में आ रहा है, हमें ये तो नहीं चाहिए कि वहां पे बेटा क्लॉट्स बन जाए, हमें तो चाहिए ब्लड लगातार फ्लो करता रहे ना, ब्लड बहेगा, फ्लो करता रहेगा, तभी तो बेटा वहां पे अपनी एक्शन कर पाएगा। तो ये हेपारिन भी सिक्रीट करती है, विच इज एन एंटी कोगुलेंट। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, कोगुलेंट का मतलब होता है क्लॉट। थपका नहीं बनना चाहिए, आपको चाहिए फ्लो होता रहे, बहता रहे रक्त। तो हेपारिन इज ऑल्सो सिक्रीटेड, विच इज अ नेचुरल एंटी कोगुलेंट। इट ऑल्सो सिक्रीट्स हेपारिन एंड इट ऑल्सो सिक्रीट्स बेटा सेरोटोनिन, जिसका काम होता है बिल्कुल हिस्टामिन के अपोजिट। एक ब्लड वेसल को चौड़ा कर रही है फॉर द टाइम बिंग, जब बेटा वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ाना है, बट एक्सेसिव लॉस ना हो। सेरोटोनिन क्या करती है, अपोजिट काम करती है। अगर ब्लड वेसल्स इतने हैं तो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना, उसकी कॉन्स्ट्रिक्शन कर देना, उसको पतला कर देना, नैरो डाउन कर देना। बेसिकली बोथ आर रेगुलेटिंग टुगेदर ताकि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रॉपर्ली हो पाए। दैट्स ऑल बेटा, देयर इज नो रॉकेट साइंस, वेरी इजी। नेक्स्ट पार्ट में मैं लिख रही हूँ कि दूसरी चीज बेटा ये क्या सिक्रीट करती है। तो आपने नंबर 1 कैसे लिखा है, हिस्टामिन लिखा है, नंबर 2 ऐसा करके लिखो, नंबर 2 सेरोटोनिन, नंबर 2 इज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन के बारे में लिखेंगे बेटा, इट इज अ वैजो कॉन्स्ट्रिक्टर, और वैजो का मतलब मैम ने बताया बेटा ब्लड वेसल, कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब मैम ने बताया कंस्ट्रिक्शन बेटा, पतला कर देना, नैरो कर देना, कॉन्स्ट्रिक्शन। अगर नॉर्मल ब्लड वेसल इतनी है तो सेरोटोनिन ने उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। प्रिवेंट excessive leakage of, prevent excessive loss of blood. Okay, and तीसरा बेटा हेपारिन। ओके, तीसरा इज हेपारिन। हेपारिन क्या होता है बेटा, नेचुरल एंटीकोगुलेंट। नेचुरल एंटीकोगुलेंट, एंटी का मतलब होता है बेटा अपोजिट, कोगुलेंट का मतलब होता है क्लॉट। इट इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट। क्या हो गया, मैंने कुछ उल्टा लिख दिया है? नो क्यों लिख रहे थे? सेरोटोनिन, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन, नहीं ना? ओके है ना? हाँ, दैट्स ऑल। क्लियर है ना सारे बच्चे? क्लियर या बेटा थम्स अप या वो कर दो जिससे मुझे समझ में आ जाए। अब देखो हमने सारे सेल्स के बारे में कर लिया बेटा, वी हैव कवर्ड ऑल दी सेल्स। एक एडिपोसाइट बचा हुआ है, एक एडिपोसाइट्स होती हैं बेटा, दैट इज अनदर सेल। हालांकि ना बेटा एडिपोसाइट्स बनाए तो हुए एनसीईआरटी में, बट एडिपोसाइट्स जो मेन सेल्स होते हैं ना वो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं। नंबर कौन सा होगा बेटा इन सेल्स का? नंबर 6, नंबर 7। एडिपोसाइट्स एनसीईआरटी में बनाए जरूर हुए हैं, लेकिन एडिपोसाइट्स आर फैट फिल्ड सेल। एडिपोज का मतलब होता है फैट, साइट मतलब सेल, फैट फिल्ड सेल। बनते कैसे हैं ये हम आपको एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ाऊंगी, लेकिन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में ये फैट फिल्ड सेल्स सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं।
ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे बनाए हुए हैं तो वी हैव रिटन डाउन कि कुछ एडिपोसाइट्स भी होते हैं। डन डन है मेरी, हाँ एनीवे डन 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 एवरीबॉडी गिव मी अ थम्स अप। ओके यहाँ पे एडिपोज वो बनाए बेटा, देखो कुछ ऐसे सेल्स बनाए हुए हैं, ऐसे कुछ सेल्स बनाए हुए हैं, बना लो। दीज आर एडिपोसाइट्स आई मीन, ये एडिपोसाइट्स हैं। आई होप बेटा तुम्हें क्लैरिटी मिली है, सारे सेल्स के बारे में तुम्हें समझ में आ गया। बस आप फाइबर्स करने वाले हैं। दीज आर एडिपोसाइट्स, दीज आर एडिपोसाइट्स। अब देखो ये ग्राउंड सब्सटेंस है जो मैं डॉट से बना रही हूं ना, ये ग्राउंड सब्सटेंस है बेटा, दिस इज द ग्राउंड सब्सटेंस, गॉट इट। जिस ग्राउंड सब्सटेंस में ये सारे बेटा फाइबर्स मौजूद होंगे, इस ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर सारे सेल्स मौजूद होंगे, दिस इज द ग्राउंड सब्सटेंस। लेबलिंग करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो यार, ये हमारा ग्राउंड सब्सटेंस है बेटा। सारे सेल समझ में आ गए ना, एक बार रिकॉल करा दूं सारा, एक बार रिकॉल करा दूं एक्टिवली। ओके सो यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। नंबर 1 सेल आपने पढ़े बेटा मैक्रोफाज। मैक्रोफाज फैगोसाइटिक सेल होते हैं। फैगोसाइटिक सेल वो होते हैं बेटा जो फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है फॉरेन सब्सटेंस को एनगल्फ कर लेना, और उस मैक्रोफाज के अंदर या फैगोसाइटिक सेल के अंदर लाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। दूसरे सेल्स आपने पढ़े बेटा जो होते हैं आपके फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल आपके मैट्रिक्स को भी सिक्रीट करते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं, फाइबर्स को भी सिक्रीट करते हैं। द मोस्ट अबंडेंट सेल इन द कनेक्टिव टिश्यू। देन यू हैव बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ WBC, यू हैव न्यूट्रोफिल्स, यू हैव eosinophils, you have beta plasma B cells। अब ओवरऑल कह सकते हो ये आपकी डिफेंस में हेल्प कर रहा होता है। देन यू हैव बेटा मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स आर इन्वॉल्वड इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। मास्ट सेल सीक्रेट बेटा हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन। जो रेडनेस, स्वेलिंग और ये सारी बेटा इन्फ्लेमेशन के दौरान रिस्पांस होता है, इट इज विद द हेल्प ऑफ मास्ट सेल। हिस्टामिन इज अ वैसोडाइलेटर। नॉर्मल ब्लड वेसल्स अगर इतनी है तो उसको चौड़ा कर देने का काम होता है ताकि वहां पे ब्लड फ्लो को आप बढ़ा सके, दैट इज हिस्टामिन। सेरोटोनिन एक्सेसिव लॉस को प्रिवेंट करता है बिकॉज इट इज एक्टिंग एग्जैक्टली अपोजिट, इट इज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। अगर ब्लड वेसल इतनी है तो उसको कम कर देना। और हेपारिन जो होता है ये मेक श्योर करता है कि ब्लड फ्लो करता रहे बिकॉज इट इज एन एंटी कोगुलेंट, अपोजिट ऑफ क्लॉट। तो ब्लड फ्लो के लिए जरूरी है ना, इंश्योर्स ब्लड फ्लो, इंश्योर्स ब्लड फ्लो। फिर आपके पास बेटा एडिपोसाइट्स होते हैं, फैट फिल्ड, ये क्या लिख रही हूं मैं, ब्लड फ्लो, फैट फिल्ड सेल्स होते हैं। एडिपोसाइट्स जो होते हैं मेजरली वैसे एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं। डन एवरीबॉडी बेटा, वेरी गुड। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फाइबर्स। देखो इसमें ना पढ़ाने में बेटा वक्त लगता है, ऐसे फिर ना जल्दीबाजी में कुछ नहीं करना है, क्योंकि जल्दीबाजी करनी नहीं है। जल्दी बेटा शैतान का काम होता है, और शैतान बेटा तुम हो, ठीक है ना। मैं तो देखो नॉर्मल है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, अच्छे से बेटा धीरे धीरे समझते हुए जाना है, हर एक चीज को समझते हुए जाना है, उतना ही तुम्हारा काम है और कोई काम नहीं है। दीज आर कोलेजन फाइबर्स गाइस, जो मैं कोलेजन फाइबर्स बना रही हूँ, जो मैंने व्हाइट कलर से बनाए हुए हैं, वेरी इजी। तो हमारे कनेक्टिव टिश्यू के ना सारे कंपोनेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे थ्रू एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, हम सारा पढ़ लेंगे। वी हैव 1 फाइबर्स बेटा जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं। देयर आर अनदर फाइबर्स बेटा जो मैं ऐसे बना रही हूं ना, ये जो मैं ऑरेंज कलर से बना रही हूं, ये एक और फाइबर्स है, इन्हें बोला जाता है ये इलास्टिक फाइबर्स। देखो मेनली ये 2 फाइबर्स हैं, बट अगर तुम एनसीईआरटी में देखोगे ना, अरे यार मैंने इसको ऑरेंज कलर से क्यों बनाया, ये येलो कलर से होती है, तो मैं ना येलो कलर से बनाती हूँ बेटा। ओके ये येलो कलर की एक्चुअली होती है, कोई बात नहीं, वापस से बना लेते, कितना ही टाइम लगेगा। ओके दीज आर बेसिकली द सेकेंड फाइबर्स जो होती हैं आपकी इलास्टिक फाइबर्स। मैं तीसरी फाइबर्स भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस बता देती हूँ आप लोगों को। One you have beta collagen fibers, another one you have beta is elastic fibers. Okay, can I write it down, bro? Okay, क्या डायग्राम बनाए बेटा? What is the figure of areolar connective tissue? इस बात पे मुझे शाबाशी तो मिलनी ही चाहिए गाइस, ठीक है भाई। देखो काफी सिमिलर, हाँ ठीक है, लेकिन काफी सिमिलर। ओके शैल वी बेटा राइट डाउन द टाइप्स ऑफ फाइबर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हेडिंग डालोगे टाइप्स ऑफ फाइबर्स,
डब्बा बनाएंगे बेटा। ओके, हाफ पेज के स्पेस में हो जाएगा क्या मैमड़ी? एब्सोल्युटली बेटा, हाफ पेज के स्पेस में हो जाएगा। हाँ, थम्स अप दे रहे हो तुम लोग मुझे। थम्स अप क्या होता है? दिल बनाओ ना यार बेटा, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है इसमें। इट इज क्वाइट इजी, छोटे छोटे पॉइंटर्स है दोनों फाइबर्स के बीच में। लाइक आई साइड आधे पेज का स्पेस है, एब्सोल्युटली हो जाएगा। नॉर्मल पोर्ट्रेट में हो जाएगा, लैंडस्केप में कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक साइड पे लिखा बहुत आसान है बेटा, आधी चीजें तो तुम्हें डायग्राम से ही समझ में आ जाएंगी। अभी तुम डायग्राम देखोगे ना, तुम्हें आधी चीजें डायग्राम से ही समझ में आ जाएगी दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। वेरी गुड गाइज, वेरी नाइस, दैट्स अ स्पिरिट। ओके, हाँ देखो मैं भी ना अपनी स्पिरिट बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, हालांकि मुझे लग रहा है कि आई एम वेरी ओके। चलो करते हैं बेटा इस साइड में कोलैजन फाइबर्स, इस साइड में हम करेंगे इलास्टिक फाइबर्स, एंड देन देयर आर वन अनदर टाइप ऑफ फाइबर्स जिसके बारे में गाइस हम करेंगे आफ्टर वी आर डन विद दिस। व्हेन यू टॉक अबाउट कोलैजन फाइबर्स, अपने डायग्राम में देखो, अभी तुमने व्हाइट कलर के एक फाइबर्स बनाए हैं। एक्चुअल में कोलैजन फाइबर्स को ना बेटा व्हाइट फाइबर्स भी बोला जाता है, बिकॉज दे आर व्हाइट इन कलर। एनसीईआरटी ने भले ही ब्लू बनाया हो। इलास्टिक फाइबर्स आर कॉल्ड एज बेटा येलो फाइबर्स बिकॉज दे आर येलो इन कलर। पहला पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट गाइस, अगर तुम डायग्राम में देख पा रहे हो तो डायग्राम में जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो। जो मैंने कोलैजन फाइबर्स बनाए हुए हैं उनको मैंने ना सीधा सीधा बनाया। सीधा सीधा, सीधा सीधा का मतलब होता है दे आर अनब्रांच्ड। और ये ना तुम्हें कोई बेटा अलग से ऐसे लिख के नहीं देगा। तुम्हारे एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया हुआ है तो मतलब वो समझ रहे हैं कि तुम बहुत समझदार हो। उनको अभी कोई जाके बता नहीं रहे कि तुम हो क्या, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि डायग्राम से देख बालिके या बालक, और डायग्राम से देख के बता क्या है। तो डायग्राम में बनाया ऐसे हुआ है अनब्रांच्ड। लेकिन अगर आप बेटा देखेंगे इलास्टिक फाइबर्स को तो देखो ये इलास्टिक फाइबर्स मैंने ऐसे टहनियां निकाली हुई है, ऐसे ब्रांचिंग निकाली हुई है ऐसे, इट इज ब्रांच्ड। ये दूसरा पॉइंट है। अब आप बेटा कोलैजन फाइबर्स को अगर देखोगे, इसको बंडल में बनाया हुआ है, ये हमेशा बंडल में मौजूद होती है, अनब्रांच्ड एंड बंडल में मौजूद होती है। इलास्टिक फाइबर्स को देखो सिंगल, जिंदाबाद। ओके, इट इज सिंगल, इट इज प्रेजेंट इंडिविजुअली, दैट इज अनदर डिफरेंस। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, बचपन से हम एक स्टोरी सुनते हुए आ रहे थे, है ना। खैर बेटा स्टोरी तो हम बहुत सारी सुनते हैं, है ना, पर फॉलो कितने कर पाते हैं वो अलग बात है। कहानियां तो मैम हमने बहुत सुनी है। तो बचपन में हम एक स्टोरी सुनते थे, स्ट्रेंथ इन यूनिटी। एक पिताजी ने सबको एक एक डंडा दिया बेटा, है ना, आई मीन डंडा पकड़ाया, जैसे हरकतें तुम करते हो तुम्हें डंडा दिया जाएगा ऐसे, ठीक है। तो डंडा पकड़ाया और जब उनको बोला तोड़ो इसको, तो इंडिविजुअल लकड़ी टूट गई। फिर बोला अच्छा अब एक काम करो, इस लकड़ी को जोड़ लो आपस में, स्टिक्स को, अब तोड़ के दिखाओ। तो नहीं टूट रही थी। तो उन्होंने ज्ञान की बात करी, उन्होंने पता नहीं फॉलो किया था अपनी जिंदगी में या नहीं, पर ज्ञान देने में क्या जाता है गाइस आजकल तो, ठीक है। तो बोला आप देखो एक साथ है ना, अब नहीं टूटेगी। कोलैजन फाइबर्स में मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब ये एक साथ होती है ना बेटा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग यू द स्ट्रेंथ। यू विल सी हमारी बोन्स ना, हमारी जो हड्डियां होती है गाइस, हम पढ़ाएंगे भी आपको। जो हड्डियां होती है उसकी, उसमें ऑफ कोर्स बेटा इनऑर्गेनिक कंटेंट बहुत सारा होता है, कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट अलोंग विद कोलैजन फाइबर्स, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये कोलैजन फाइबर्स जो होती है उसमें बहुत ज्यादा होती हैं और वो हमारी स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू है ना बोन्स भी, तो यहाँ पे बेटा आप देखोगे कोलैजन फाइबर्स आपकी स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें कोलैजन प्रोटीन है, इट हैज कोलैजन प्रोटीन, तभी इसका नाम कोलैजन है। इलास्टिक फाइबर्स हैज इलास्टिन प्रोटीन, ठीक है ना। और ये आपकी इलास्टिसिटी के लिए, इलास्टिसिटी इज लाइक नॉट इलास्टिसिटी, जैसे यही मैं ऐसे कर रही थी, रबर बैंड इलास्टिक, ओके। सो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलास्टिसिटी, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, यही लिखना है बेटा हमें, ठीक है, बस इतना ही करना है। देखो अब इंडिविजुअल बेटा कुछ कुछ पॉइंट्स अतिरिक्त ज्ञान वाले हैं। अब कई बच्चे कहेंगे मैम आपने जो इतने सारे सेल्स बताए, इन सेल्स के बारे में तो मैम एरियोला कनेक्टिव टिश्यू में बताया ही नहीं हुआ है, तो आपने क्यों बताया? क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं पहली बात तो ये बेटा आगे मेंशन्ड है, ह्यूमन फिजियो में यूज होने वाला है, और नाम दिए हुए हैं तो आपको थोड़े थोड़े फंक्शंस तो उसके मालूम होने चाहिए ना। पीएचडी नहीं करनी है बट एटलीस्ट यू शुड बी फेमिलियर। ओके, राइट इट डाउन बेटा, वेरी वेरी क्विकली राइट इट डाउन। ऑल्सो नोन एज, नहीं ऐसे लिखो, व्हाइट इन कलर, व्हाइट इन कलर, इसीलिए व्हाइट फाइबर्स कहते हैं। ओके, येलो इन कलर, इसीलिए बेटा येलो फाइबर्स कहते हैं।
ओके। फिर क्या बोला बेटा मैंने? इट इज प्रेजेंट इन बंडल्स, responsible for strength, responsible for strength, ठीक है। then you have unbranched, then you have collagen protein, that's all. Here we will write present individually, यहाँ हम लिखेंगे इलास्टिसिटी लाइक रबर बैंड बेटा, खींच सकते हैं ना, पुल कर सकते हैं, इलास्टिसिटी। ये हो गया बेटा ब्रांच। बेटा बताओ ये क्या क्लास के बियॉन्ड तुम्हें पढ़ने वाले नोट्स हैं क्या? क्लास में नहीं याद हो जाने चाहिए? इलास्टिन प्रोटीन क्लास के बाद 10 मिनट यार, उससे ज्यादा कोई इसमें मतलब ऐसा है नहीं कि तुम्हें करना है। थोड़ा मैं रेटिकुलर फाइबर्स के बारे में बता देती हूँ, एनसीईआरटी में थोड़ा सा डायग्राम में दिखाया हुआ है और एक लाइन लिखेंगे बेटा उसको, इसलिए डिफरेंस में मैं इंक्लूड भी नहीं करती हूँ। पहले यहां तक डन कर लो एंड गिव मी अ थम्स अप अगर यहां तक हो गया है बेटा। ओके, डन कर लो। रेटिकुलर फाइबर्स आर अनदर टाइप ऑफ फाइबर्स। एक्चुअल में ना बेटा वो कोलाजन के ही मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं और वो ब्रांच्ड होते हैं। कोलाजन तो अनब्रांच्ड है बट कोलाजन फाइबर से ही मॉडिफाई होके बनता है रेटिकुलर फाइबर्स, जो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इज एनीथिंग दैट यू कैन, दिस इज नॉट फ्लेक्सिबल एट ऑल, दिस इज नॉट फ्लेक्सिबल ना, कोई चीज को आप मोड़ पा रहे हैं दैट इज फ्लेक्सिबल, तो वो फाइबर्स फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, आपने यहां तक कर लिया ना बेटा? अतिरिक्त ज्ञान करके ही लिखना क्योंकि ये दिया नहीं है, तो नोट डाल के हम लिखते हैं देयर आर सम फाइबर्स बेटा, रेटिकुलर फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स, और रेटिकुलर फाइबर्स के बारे में लिखूंगी कि फॉर्म्ड फ्रॉम कोलाजन फाइबर्स, फॉर्म्ड फ्रॉम कोलाजन फाइबर्स gives flexibility. Yeah bro, and we will at least make this in the diagram little bit. मैं भी डायग्राम में दिखाती हूँ आपको। ओके, आप पहले ये करो, डायग्राम में दिखाती हूँ डायग्राम, फिर मैं इसका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एटलीस्ट बेटा वी विल फिनिश। ओके, इसकी लोकेशन, इसके फंक्शन, क्योंकि बहुत छोटा छोटा है, मेन हम इसके थ्रू ना सारे सेल्स और फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो बहुत छोटा छोटा सा है, इजी सा। ओके, विल डू इट। यस एवरीबॉडी, लास्ट के बेटा फ्यू मिनट्स, लास्ट के फ्यू मिनट्स आई वांट योर अटेंशन बेटा जी। ओके, क्योंकि ये अटेंशन बहुत जरूरी है, यहाँ पे आपको वो नहीं करना है ना कामचोरी। बेटा रेटिकुलर फाइबर्स ने ऐसे बना ले, कुछ पिंक कलर से बना देती हूँ, कुछ ने ऐसे पिंक कलर के फाइबर्स बना लो यार। ओके, इसको रेटिकुलर फाइबर लेबल कर लो, रेटिकुलर फाइबर। कुछ एनसीईआरटी ने यहाँ पे ब्लड वेजल्स भी दिखाए होंगे। ओके, कुछ ब्लड वेजल्स दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू हाईली वैस्कुलर होता है यार, तभी तो एपिथेलियम के लिए एज अ फ्रेमवर्क काम करता है। आज का मैं लास्ट चीज बता रही हूं, तो अटेंटिवली सुनना बेटा, दिस इज लास्ट फॉर टुडे, बी वेरी अटेंटिव। ओके, और टॉपिक का कंटिन्यूटी था ना बेटा, इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि हम टॉपिक के कंटिन्यूटी में सारी चीजें एटलीस्ट करके जाए। ओके, नाउ आई एम गोना टेल यू द लोकेशन, द फंक्शन। ओके, क्या क्या एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया हुआ है। ऑल राइट मैम, एनसीईआरटी कहती है, हाँ ऐसे लिख लो, लोकेशन एंड फंक्शन, लोकेशन एंड फंक्शन। एनसीईआरटी कहती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एक्ट एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम।
अच्छा, फ्रेमवर्क क्या होता है बेटा? हमारी बॉडी के लिए भी एक टिश्यू होता है जिसने हमारी बॉडी में ना एज अ फ्रेमवर्क काम किया है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा। फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक ढांचा जिसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो। तो फ्रेमवर्क एक तरीके से सपोर्ट देता है। हमारा जो एंडोस्केलेटन है ना, जो बोन्स और कार्टिलेज का बना हुआ है, दैट एक्ट एज आवर फ्रेमवर्क। वो हमारी बॉडी के लिए एज अ फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, जिसके ऊपर पूरी बॉडी है। सोचो अगर बेटा हमारा स्केलेटल नहीं होता या बोन्स और कार्टिलेज नहीं होती तो हमारी बॉडी कैसी सी होती है ना। तो फ्रेमवर्क दे रहा है ना। ऐसे ही आपकी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और जो एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है, डू नॉट टेक एनसीईआरटी की लाइन लाइटली, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। तो आपके एपिथीलियम, हम बोला ना एपिथीलियम ए वैस्कुलर है, ये वैस्कुलर है। एपिथीलियम के नीचे, नॉट डायरेक्टली नीचे, बट एपिथीलियम फिर बेसमेंट फिर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होती है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू उसके लिए एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क का काम करती है, उसको सपोर्ट देने का काम करती है। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट जो मैं लिखूंगी बेटा यहां पे, वो ये लिखूंगी, इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथीलियम। डायग्राम में भी बना सकते हो चाहो तो, देखने के लिए कोई लोड नहीं है। ये तुम्हारी एपिथीलियम, अरे यार इससे बनाती हूँ थोड़ा ना, एक सेकेंड। ऑलराइटी, ये एपिथीलियम हो गई, ये तुम्हारा बेसमेंट हो गया, ये तुम्हारी कनेक्टिव टिश्यू हो गई। सपोर्ट दिया ना नीचे से गाइस, है ना। आपके लाइफ में भी जब ऐसे सपोर्ट फ्रेमवर्क होता है ना, काफी आपको रियल में बेटा सपोर्ट मिलता है। ये एरियोलर की स्पेलिंग क्या लिखी है मैंने? एरीलोअर, एरीलोअर हो गया है, एरियोलर। एपिथीलियम उसके लिए एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क काम कर रही है। कुछ चीजें हो सकता है मैं थोड़े से अतिरिक्त बताऊं, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, जैसे अराउंड द ब्लड वेजल्स मौजूद होती है, आपके ब्लड वेजल्स के अराउंड मौजूद होती है, आपके मसल्स के अराउंड बेटा मौजूद होती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना। पैकेजिंग का काम कर रही है बेसिकली। प्रेजेंट अराउंड मैं ब्लड वेजल्स का सेक्शन दिखाऊंगी ना तब बताऊंगी भी। अराउंड, चारों ओर, अराउंड ब्लड वेजल्स, मसल्स, इनके अराउंड, इनके चारों ओर बेटा आपकी ये कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होती है, एक्सेट्रा। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नीट में भी पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, दैट इज व्हाट, इट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। प्रेजेंट बीनीथ का मतलब होता है बिलो, बीनीथ द स्किन का मतलब होता है बिलो द स्किन। अब मैं इसके लिए ना बेटा, अब आप कहोगे मैम यार डायग्राम क्यों बनवा रहे हो, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। इसीलिए बनवाऊंगी क्योंकि अब जब मैं कल की क्लास में आऊंगी ना बेटा तुम्हारी क्लास में, और जब मैं तुम्हें डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाऊंगी, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाऊंगी, तो तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आएगा, और वो डाउट तुम्हारे दिमाग में नहीं आए इसीलिए मैं इसके लिए एक डायग्राम बनाऊंगी। ऑफकोर्स तुम रट सकते हो, तुम तो रटने में माहिर हो, रट लोगे। बिलो द स्किन है यार मैम, बिलो द स्किन है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट अब मैं तुम्हें जब बेटा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाऊंगी, वहां पे तुम्हें ये कंफ्यूजन आएगी, इसीलिए मैं यहां पे क्लियर करके जा रही हूं। आज एक डायग्राम बता रही हूं जो कल के क्लास में भी बेटा यूज आएगा। ओके, एग्जैक्टली कहां मौजूद होती है। और एनसीईआरटी ने ना साथ के साथ एक लाइन लिखी हुई है, हेंस कनेक्ट्स। अब देखो ये रटोगे ना, फिर अगर तुम डायग्राम नहीं बनाओगे तो फिर तो ये पॉइंट याद ही करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। हेंस कनेक्ट्स द एपिथीलियम, hence connects the epithelium with underlying muscles। रटने में तो भैया, लेकिन अब देखो, अब तुमसे ही मैं पूछूंगी कि बेटा अब देख मैंने ना इसी को सपोर्ट करने के लिए एक डायग्राम बनाया, तो तू अच्छे से विजुअलाइज कर पाएगा, तो फिर तुम भूलोगे नहीं यार। व्हाट इज द प्रॉब्लम, इट टेक्स 2 मिनट्स जस्ट लाइक दैट। अब देख मैं बना रही हूं, बनाना है क्या मैम? यस बेटा बनाना है, ठीक है, बनाते हैं डायग्राम। सबसे पहले बनाऊंगी मैं स्किन। हमारी स्किन के ना 2 पार्ट्स है बेटा। एक पार्ट है हमारी स्किन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर, जिसमें होती है हमारी, अभी पूछूंगी तुमसे, रुको। ये फिर मैंने बनाया स्किन की दूसरी लेयर, इसको मैंने येलो कलर से बना दिया।
ओके अब मैं बना रही हूँ ये तीसरी लेयर जो मैं बना रही हूँ एक और दूसरे कलर से। ओके फिर मैं बना रही हूँ एक आपको इतने रंग करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको ना डिफरेंस तो समझ में आए, वरना डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। देखना बेटा, है ना, ये देखो मैं ना एक लेयर बनाई है जिसको मैंने बोला व्हाइट वाली लेयर, दिस लेयर इज कॉल्ड एज बेटा एपिडर्मिस। अब बहुत सारे बच्चे यार डर्मैट्स भी बनेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट भी बनेंगे यार, है ना, वेरी नाइस गुड, तब पढ़ोगे तुम स्किन की सारी लेयर। दिस इज बेटा एपिडर्मिस। एपी का मतलब ये होता है अबव, डर्मिस का मतलब होता है डर्मिस के अबव। दिस इज बेटा डर्मिस, तो डर्मिस के ऊपर बेटा एपिडर्मिस, डर्मिस के नीचे बेटा हाइपोडर्मिस। बताओ इसमें मैंने कोई ऐसी चीज बताई रॉकेट साइंस वाली? ठीक है, लेकिन टेक्निकली तुम्हें इससे समझ में आ रहा है, डर्मिस के ऊपर होगी तो एपिडर्मिस, डर्मिस के नीचे होगी तो हाइपोडर्मिस यार। हाय ना एवरीबॉडी, एपिडर्मिस और डर्मिस मिलके तुम्हारी बेटा और मेरी, हम सबकी स्किन को बनाती है, नॉट दी हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस एंड डर्मिस मिलके हमारी स्किन को बना रही है, नॉट दी हाइपोडर्मिस, ठीक है। और ये मेमोरी आपने क्या बनाया हुआ है? ये मैंने बनाया हुआ है गाइस आवर मसल, या दिस इज द मसल, ओके। एपिडर्मिस में पता है क्या होता है? पढ़ा है तुमने, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड एपिथेलियम या केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ बेटा, कंसेप्चुअली चीजों को पढ़ते हैं ना तो थोड़ा समय तुम्हें लग सकता है, बट ये बहुत इफेक्टिव होगा तुम्हारे लिए। जो भी बताया जाता है उसको फॉलो किया करो, बस दैट्स ऑल। एपिडर्मिस में हम कहते क्या है? हमारी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, है ना। तो हमारी स्किन में एपिथेलियम कहां पे है? इसी एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस इज केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। केराटिन प्रोटीन की डिपोजिशन लिखो, यहां लिखो, दिस इज योर केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, या एंड नाउ मैंने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया, इट इज प्रेजेंट बिलो द स्किन। स्किन किन दो लेयर्स की बनी है बेटा? एपिडर्मिस और डर्मिस की। इफ इट इज प्रेजेंट बिलो द स्किन, कैन आई राइट कि यहां पे मौजूद है यार हाइपोडर्मिस में? क्या मैं कह सकती हूं? अब तुम्हें रटना भी नहीं पड़ेगा कि वाई वी से दैट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स योर स्किन विद द अंडरलाइंग मसल। स्किन को मसल से क्यों कनेक्ट कर रही है? क्योंकि देखो ना इसकी पोजीशन, देखो ना, देखो ना गाइस, देखो ना, हाइपोडर्मिस में, हाइपोडर्मिस में तुम्हारी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, ऊपर तुम्हारी चमड़ी है, नीचे तुम्हारे मसल्स है। कई लोगों की बहुत मोटी चमड़ी है, जितना समझा लो कुछ नहीं समझते, बट यहां स्किन को मसल से कनेक्ट करिए क्योंकि उन दोनों के बीच में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है गाइस। एपिडर्मिस डर्मिस ने मिलकर तुम्हारी स्किन को बनाया, स्किन के नीचे तुम्हारी एरियोलर है, उसके नीचे तुम्हारी मसल है, तो मसल को स्किन से कनेक्ट किया, बात खत्म, डन एंड डस्टेड, ओके। हंसते हुए चेहरे का ये मतलब नहीं है कि तबीयत ठीक है मेरी, ठीक है। मुझे लगता है जब जब मैं बीमार वाली फीलिंग आती है ना मेरे को, तो मैं और ज्यादा एफर्ट्स लगाती हूँ, पता है, समहाउ मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आई फील कहीं यार मेरी एनर्जी डाउन हुई ना तो तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाएगी, तो आई मेक एक्स्ट्रा एफर्ट। मुझे लगता है फिर मैं उस क्लास को देखती हूँ तो मुझे लगा यार कुछ ज्यादा ही एनर्जी थी आज तो क्लास में, ठीक है ना। सो एनीवे गाइस, क्योंकि ये आपकी स्किन है, आपकी स्किन को आपके मसल से बेटा इसने कनेक्ट किया है, देखो, क्योंकि दोनों के बीच में दिस इज द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दोनों को कनेक्ट किया हुआ है ब्रो। या अब मैं टॉपिक की समाप्ति करके जाऊंगी एनसीईआरटी रीडिंग करा के, ऐसे ही नहीं। और देखो क्योंकि बेटा लाइक आई सेड, थोड़े टॉपिक्स भी तो पहले कंप्लीट होने चाहिए ना बिफोर वी कैन स्टार्ट विद एनीथिंग एल्स, ओके। गिव मी अ थम्स अप बेटा अगर किसी को कोई कष्ट नहीं है। देखो मैं क्वेश्चंस तो बहुत सारे लेके आई थी, ठीक है। आज हम क्वेश्चंस
नहीं करेंगे क्योंकि हमारे ना टिश्यूज ही कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को कल करेंगे, बट मैंने कुछ मॉड्यूल्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो हम जरूर तो कल कंटिन्यूएशन में करेंगे क्वेश्चंस। पहले मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूँ आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी मैं आपकी क्लास में कहती हूँ बेटा आपको, वैसे मेरे नोट्स में एनसीईआरटी इसलिए मैं रीड भी कराती हूँ, अगर बाई चांस कोई चीज मिस हो गई है ना बेटा तो हम उसको ऐड कर ले। बट आई एम सो कॉन्फिडेंट इन दिस एंड आई कैन टेल यू वेरी कॉन्फिडेंटली बेटा कि आप नोट्स पढ़ोगे ना, आपके एनसीईआरटी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और डायरेक्ट आपको उसकी इलेबोरेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे नोट्स में मिलेगी विद अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो ऐसा कभी फियर नहीं होगा आपको कि नोट्स में, बच्चे खुद ही बताते हैं मैम आपके ना नोट्स में सारी चीजें इनकॉर्पोरेटेड होती है, तो उसकी टेंशन नहीं है। बट फिर भी मैं एनसीईआरटी इसलिए रीड कराती हूँ क्योंकि उसकी लैंग्वेज बेटा ना एज इट इज पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि वो एज इट इज लैंग्वेज ना बेटा आपके वो पेपर में ना एज इट इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजन उसमें आ जाता है। कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द कॉम्प्लेक्स एनिमल। कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए बोला बिकॉज ऑफ देयर बेटा स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। लिंकिंग एंड सपोर्ट एंड लिंकेज। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू हो सकती है बेटा, ऑब्वियस सी बात है, विच इंक्लूड कार्टिलेज बोन। अब देखो एनसीईआरटी ने कोई प्रॉपर सीक्वेंस में कुछ भी नहीं दिया हुआ। includes cartilage, bone, adipose, blood. In all connective tissue except blood, the cells secrete fibers of the structural protein called collagen and elastin. बेटा सुनो, अब कहोगे मैम ये तो आपने लिखवाया नहीं। जब मैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आपको पढ़ाऊंगी तो मैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में बताऊंगी कि वहां फाइबर्स नहीं होते हैं, सेल्स डू नॉट सीक्रेट द फाइबर्स, वहां पे बताऊंगी, ठीक है ना। अब देखो फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। अब बताओ इसीलिए एनसीईआरटी टक से बेटा एक टॉपिक दे देगी, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो दिया हुआ है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, कोलाजन, इट प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी, इलास्टिन, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, रेटिकुलर फाइबर्स। चुपके से दे दिया इंफॉर्मेशन, ऑल द 3 फाइबर्स, यू नो। बोलो मैम डायग्राम में तो कहां है। They also secrete modified polysaccharides which accumulate between the cells and fibers, act as a matrix or ground substance. This is what I have told, ground substance की तरह act करती है। जो आपका ग्राउंड सब्सटेंस है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड। लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली एग्रीगेटेड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लिखा है ना मैंने ये डेफिनेशन। ऐसा क्यों ध्यान आ रहा है कि मैंने मिस आउट तो नहीं कर दिया? हाँ लिखा है ना। फिर क्या बोला, एरियोलर इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। अब देखो एनसीईआरटी ने कितनी छोटी सी इंफॉर्मेशन दी है। इट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, एक्ट एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट जो प्रोड्यूस करती है, सिक्रीट करती है फाइबर। इसमें होता है मैक्रोफेज, इसमें होता है मास्ट सेल, बस खत्म, दैट्स ऑल, सिर्फ इतना। बट जैसे ही तुम डायग्राम में जाते हो सारी इंफॉर्मेशन बेटा डायग्राम में है। यू सी इन द डायग्राम, यू सी, डू यू सी, देखो मैक्रोफाजेस, फाइब्रोब्लास्ट, कोलाजन फाइबर्स, एडिपोसाइट, ब्लड वेसल, मास्ट सेल, न्यूट्रोफिल, प्लाज्मा बी सेल, इओसिनोफिल, समझ रहे हो? सब कुछ दिया हुआ है बेटा, एवरीथिंग। किसी को कोई दुख दर्द, समस्या, परेशानी? तो आज हम इतना ही रखेंगे बेटा। आज हमारा बहुत अच्छा, मुझे लग रहा है कि हमने जितना टारगेट लिया था उतना तो कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, आई होप तुम्हें सारी चीजें बेटा क्लैरिटी से समझ में आ गई हो, ठीक है ना। ईशा बेटा, ब्लड वेसल के डायलेट होने से ब्लड फ्लो कम होता है क्या? अगर ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाएगी तो वहां से अमाउंट ऑफ ब्लड जो पास करने वाला है वो कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? AIR1 को क्या मिलेगा मैमड़ी? अच्छा मनोज, पहले मतलब एकदम फल की चिंता, बचपन से मैंने बोला ना, बचपन में सुनते हम लोग बहुत कुछ है लेकिन फॉलो कुछ नहीं करते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ठीक है ना। बड़े आए सोचने तो मुझे AIR1 को क्या मिलेगा, पहले AIR1 लेके तो आओ बेटा, हैं? इसके लिए तो मुझे सोचना पड़ेगा। लेकिन ये क्या है, कर्म करो फल की भी चिंता करते रहो, ठीक है। सिमरन बेटा, इलास्टिक फाइबर्स हैज इलास्टिन प्रोटीन्स, ओके, कोलाजन फाइबर्स हैज कोलाजन प्रोटीन्स। मैम आपने तो कोलाजन और इलास्टिक फाइबर्स का डायग्राम नहीं बनाया क्या? बनाया तो है बेटा, डायग्राम में बनाया तो है। बेसमेंट मेम्ब्रेन हर वो जगह होगी जहां एपिथेलियम है ना बेटा, एपिथेलियम होगी तो बेसमेंट तो होगी ना। जहां एपिथेलियम है वहां बेटा वो है। अमन बेटा, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। व्हाट इज वेरी कंफ्यूजिंग? पूरी क्लास में, अब मैं डांट नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ, ठीक है, मुस्कुराहट के साथ में करना पड़ता है अंदर से। क्या कंफ्यूजिंग है? एक टॉपिक पढ़ा है हमने, सेल जंक्शंस तो हमने बेटा पहली क्लास में निपटा दिया था,
है ना। एक टॉपिक एरियोला कनेक्टिव टिश्यू, नो एक्सक्यूजेस, डोंट गिव एक्सक्यूजेस। इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इज एनीथिंग दैट यू कैन बेंड, ओके, इलास्टिसिटी इज एनीथिंग दैट यू कैन स्ट्रेच, ओके। अश्विनी बेटा, जंक्शंस आर जंक्शंस, जंक्शंस बोला है उसने कि मैम तीनों एक ही सेल में मौजूद हो सकते हैं क्या? जंक्शंस का मतलब ही होता है बेटा बिटवीन सेल्स, तो जंक्शंस आर प्रेजेंट बिटवीन सेल्स ना यार, टाइट जंक्शंस, सेल्स के बीच बीच में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शंस होते हैं। सब व्हाट आर द मेन फंक्शंस? ओ माय गॉड बेटा आप कैसे पढ़ रहे हो यार, देखो कोलेजन इलास्टिन सेम है क्या यार, ये कैसे डाउट्स है बेटा? कैरेटिनाइज वाली लाइन को मैम एक्सप्लेन कर दो। कैरेटिनाइज वाली लाइन को क्या बेटा, कौन सी लाइन को एक्सप्लेन करने की, वो कहाँ मौजूद होती है? देख आपकी स्किन में बेटा दो पार्ट्स है ना बेटा, ये मैं ना क्या करूं, होमवर्क नहीं देके जा रही हूँ, कल कराऊंगी इन क्वेश्चंस को, ठीक है। क्या बेटा मैंने बोला आपको, क्या बोला मैंने आपको? मैं ये बोल रही हूँ कि, क्या बोल रही थी मैं, डाउट क्या था? एक बार डाउट बताना बेटा, मैं डाउट भूल गई, ठीक है, मैं ये डिलीट करने लग गई थी ना। क्या डाउट था एक बार मुझे बताना प्लीज, ये लास्ट में जो बेटा मैंने बोला, फिर हाँ सॉन्ग सुना रही हूँ भाई, क्या डाउट था एक बार मुझे बताना प्लीज बेटा, डाउट क्या था, कोई मुझे बताएगा? हाँ कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम, हाँ तो कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम जो होती है ना, अच्छा क्वेश्चंस करा दूं अभी तो फिर बेटा पोल नहीं करा रही, डायरेक्ट कमेंट्स में आंसर देना है ना। कैरेटिनाइज्ड स्किन की ना दो पार्ट्स होती है, एक होती है एपिडर्मिस, एक होती है डर्मिस। एपिडर्मिस के में जो पाई जाती है टिश्यू, दैट इज बेटा कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। डर्मिस में भी एक टिश्यू मिलती है जो मैं कल की क्लास में बताऊंगी। अरे हाँ, अरे यार कुछ क्वेश्चंस ऐसे पोल में करा सकते हो बेटा, एक बार देखना, पोल नहीं मतलब आप सिर्फ आंसर दे देना क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आइडेंटिफाई द सेल जंक्शंस, जो आज के क्लास में हो चुके हैं ना, एटलीस्ट वो कर लेते हैं हम, ओके। अब फिर तुम बेटा वही बात कर रहे हो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शंस दैट हेल्प्स टू स्टॉप लीकेज ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस द टिश्यू एंड फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन विद द नेबरिंग सेल। लीकेज को प्रिवेंट करने वाली टाइट जंक्शन एंड कम्युनिकेशन में हेल्प करने वाली बेटा गैप जंक्शन। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ओके, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, ये हमने आज पढ़ा नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, ये करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। दिख रहा है ये थोड़ा क्लैरिटी के साथ में, इसके लिए एक पोल करा देते हैं, देखते हैं अभी तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो इसके लिए। अब बेटा अगर तुम्हारे पास पोल नहीं आता है ना, सिर्फ आंसर मार्क कर देना। अगर तुम्हारे पास पोल नहीं आता है, जस्ट मार्क दी आंसर। ओ माय गॉड ये क्या हो गया, जस्ट मार्क दी आंसर अगर पोल नहीं आ रहा है तो। ओके अब आपका ए जो है, ए क्या लेबल किया हुआ है? ए इज अ मैक्रोफाज, ए इज अ मैक्रोफाज। जो बी है वो क्या लेबल किया हुआ है? फाइब्रोब्लास्ट। तो ये तो गलत हो गया ना सारे, नहीं हाँ, ए मैक्रोफाज हो गया, बी फाइब्रोब्लास्ट हो गया, सी कोलाजन फाइबर्स हो गए, डी मास्ट सेल हो गया। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और पोल कहाँ गया? ये रहा स्टॉप पोल, ऑप्शन ए। ये क्या आंसर दिया बेटा तुमने? ऑप्शन 2 क्यों आंसर दिया तुमने? ये ऑप्शन 2 ये मास्ट सेल है। देखो अभी अभी पढ़ा है, जस्ट नाउ अभी पढ़ा है। अब कहना पोल ऐसे आया, पोल वैसे आया, सारे बहानेबाजी करोगे अभी तुम। अब भी करा है ताजा ताजा। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमने किया नहीं है, वैसे डिलीट, ठीक है, करो। अब ये नहीं, ये तो इतना इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, स्टार्ट पोल। द सेल्स ऑफ एरियोलर टिश्यू दैट सिक्रीट्स फाइबर। इसमें भी अगर बेटा 100% नहीं लेके आए तो किस क्वेश्चन में 100% लेके आओगे? अभी पढ़ा है, सॉन्ग बाद में होगा तुषार बेटा, इट्स ओके इट्स ओके। पोल आया नहीं है आज, किसी को पोल कराना है, किसी को पोल आता नहीं है, किसी को गोल नहीं आता है। अब मैं बेटा परेशान हूँ, क्या करूँ, इसका सोल्यूशन क्या है? मैं तो आपको यही बोलती हूँ कि पोल में या लीडर बोर्ड में लीड नहीं करना है। यू हैव टू लीड इन द नीट एग्जाम, व्हेन यू विल डू दैट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ जल्दबाजी में भी आंसर नहीं देना है, यहाँ किसी को दिखाने के लिए भी आंसर नहीं देना है, यहाँ लीडर बोर्ड है आने के लिए भी आंसर नहीं देना है। यहाँ अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन कि तुम सही अटेम्प्ट कर सको, दैट्स ऑल। फाइब्रोब्लास्ट सेल, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। स्टॉप पोल, इसमें भी 90% अबव नहीं आया तो बेटा क्या ही किया तुम लोगों ने, नहीं आया 90%। गलत आंसर जानबूझ के भी देते हैं कई लोग ना। दिस इज योर लीडर बोर्ड एनीवे।
करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, ये अभी हमने किया नहीं है, कोई नहीं, ये नहीं कर सकते। एरियोलर कार्टिलेज भी हमने नहीं किया है, एडिपोज भी हमने नहीं किया, कोई बात नहीं। अब बाकी क्वेश्चंस हम अगले दिन करेंगे। ओके, ये मॉड्यूल से बेटा मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए, वो कर लेना। एंड थैंक यू सो मच। ठीक है, और अब हम चलते हैं। अच्छा, तो हम चलते हैं, ठीक है। या चलो लग जा गले गाना सुना देते हैं आज आप लोगों को। ओके, या लग जा गले, लग जा गले। ये देखो लीडर बोर्ड, देख लो भाई, तुम्हें मिलते हैं 7 करोड़ रुपए। देखो देखो लीडर बोर्ड, देखो कहाँ है लीडर बोर्ड, आपको मिलते हैं 7 करोड़ रुपए गाइस। ओ माय गॉड। ओके, उज्जवल, मोटिवेशन मिलती है ना लीडर बोर्ड देखने से। हाजिम एंड उमर, उज्जवल, हाजिम एंड उमर, वेरी गुड। जीशान, दिशा, मदीहा, राज, मैं नीट फोड़ेगा गाइस। हाँ, तू नीट फोड़ेगा, तेरा अच्छा लीडर बोर्ड में आया है नाम। एंड प्रगतिका, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड निकोज, वेरी गुड यार। ओके चलो, अब मैं जा रही हूँ यार, गाना सुना के फिर जा रही हूँ यार। ओके, पास आइए के हम नहीं आएंगे बार बार, पास आइए के हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोल जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले के फिर हंसी क्लास हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात जरूर होगी। Why not guys? We will meet tomorrow. कल की क्लास में मिलते हैं बेटा। जरूर जरूर बताइएगा आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा, बिकॉज योर रिस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट्स हाउ आई विल अंडरस्टैंड दैट ये नीट फोड़ेगा और मैं क्लास फोड़ेगा, तभी तो मालूम पड़ेगा। ओके, तो लेट्स फोड़ोइंग इट टुगेदर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच बेटा, मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा, थैंक यू।